हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ सीएस वाला। मेरा नाम है अंशिका चतुर्वेदी और आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। आज हम लोग कवर करने वाले हैं एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश। अच्छा, अब इसमें काफी सारी चीजें ऐड होती है, जैसे कि आपको पता है जो आपके सिलेबस में है, देयर इज दिस पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आप लोगों ने सुना होगा बचपन के टाइम पे, मतलब जब हम लोग क्लास में रहते हैं, जब स्कूल्स में रहते हैं, तो हम लोगों ने काफी बार पढ़ा है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब, एडवर्ब्स और ये सब हमने पढ़ा है। उसके बाद हम लोग वोकैबलरी देखते हैं और पंक्चुएशंस और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत आसान है और बहुत ही ज़्यादा लाइक आप लोगों को उतनी डिफिकल्ट है नहीं। सब कुछ बस कॉन्सेप्चुअल है कि क्या होता है, कैसे होता है, दैट्स इट। उसमें बहुत डीप में कुछ नहीं है, तो वो हम आज कवर करने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हाँ, तो यहाँ पे टॉपिक्स टू बी कवर्ड में मैं लिख सकती हूँ कि हम लोग आज पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। लाइक व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम लोग जो स्पीच बोलते हैं ना, हम लोग जो बात करते हैं, तो हमारी अगर हिंदी की बात करें, इफ अगर हम लोग सिर्फ हिंदी लैंग्वेज की बात करें या जो भी आपकी मदर टंग है उसकी बात करते हैं, तो होता क्या है कि हम लोग बात करते हैं मैं, वो, ये वो, तो उसमें कुछ एक पर्टिकुलर सेगमेंट में कुछ पर्टिकुलर चीजें आती है। वैसे इंग्लिश है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है जो इंग्लिश जो स्पीच है उसमें जो वर्ड्स आते हैं वो अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है। जैसे कि मैं आपके सामने एक नॉर्मल सा सेंटेंस लिख देती हूँ कि आई एम अंशिका। ठीक है। तो बहुत आसान है। अभी आप लोगों को शायद अगर बिल्कुल नहीं भी पता है तो सब पता चल जाएगा। आई, अब आपको पता है कि अलग अलग, मतलब जैसे मेरा नाम है, मेरा काम कुछ है, तो हर एक शब्द का, हर एक वर्ड का नाम अलग होता है, काम अलग होता है। तो जैसे कि मैंने बोला आई, तो नाउन्स को जो रिप्लेस करता है बार बार, अंशिका इज अ डांसर, अंशिका इज अ सिंगर, नहीं बोल सकते ना। अंशिका इज अ डांसर, शी इज अ सिंगर, शी इज अ टीचर, तो शी ने रिप्लेस करा है नाउन को। तो व्हाट इज दिस? दिस इज प्रोनाउन विच इज रिप्लेसिंग नाउन। तो यहाँ पे आपको पता चला कि दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज आर प्रोनाउन। तो इसका जो नाम है, जो इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो ये है। लाइक ये इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। अंशिका, ऑब्वियस ही बात है, ये तो नाउन है बिकॉज किसी का नाम है, तो ये इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। एम, आप लोगों को शायद पता होगा, शायद नहीं पता होगा, लेकिन जो एम है वो एक वर्ब होती है। वर्ब, अब कौन सी वर्ब होती है? आप बोलोगे वर्ब तो वो होती है जो एक्शन बताती है, जो क्रिया बताती है, दैट इज वर्ब। नहीं, वर्ब स्टेट वर्ब्स भी होती है जिसमें आपकी इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीन, ये सब आती है जो हम लोग टेंसेस में यूज करते हैं। एम फॉर प्रेजेंट, वॉज फॉर पास्ट, तो दीज ऑल आर वर्ब्स। ठीक है। तो ये कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है? ये वर्ब है। तो ये बहुत आसान है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको जाननी है। ठीक है। तो करते हैं सेशन को स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो अगर मैं आपसे सिर्फ सिंटेक्स की बात करूं तो पूरा सेंटेंस ना पढ़ के ही मैं आपको बता दूं, तो चलो पढ़ लेते हैं एक बार। इंग्लिश फॉलोज अ सेट ऑफ रूल्स लाइक ऑल अदर लैंग्वेजेस। जैसे हर एक लैंग्वेज के रूल्स होते हैं वैसे इंग्लिश भी अपना रूल फॉलो करती है। द पार्ट ऑफ ग्रामर कंसर्न्ड विद चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स बाय इंटरनल मॉडिफिकेशन or by affixation is known as accidents, and the manner in which tense words are arranged in the form of sentence is called syntax. Syntax वो होता है जिस फॉर्म में आपके जो वर्ड्स है, मतलब जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ। अंशिका नाउन है, मतलब अंशिका नहीं बोल सकते, जो आपकी वॉक है वो आपको पता है कि वर्ब कैटेगरी से बिलोंग करती है। वर्ब कैटेगरी, जैसे कि मैं वॉक कर रही हूं तो इट इज वर्ब कैटेगरी से, ये ऐसे समझ में आ रहा है, इट इज ऑब्वियस राइट। बट अगर मैंने इसको सेंटेंस में रख दिया और इसके आगे मैंने आर्टिकल लगा दिया अ वॉक, नाउ दिस इज नॉट अ वर्ब, दिस इज व्हाट, दिस इज नाउन, बिकॉज नाउन्स के आगे ही आर्टिकल लगते हैं। अ मैंगो, एन एप्पल। ठीक है। नाउन इज एवरीथिंग, noun is everything. This board is noun, this camera is noun, your name is noun, this light is noun, everything is noun. Okay. अब नाउन के आगे ही आर्टिकल लगते हैं बताने के लिए। अब आप बोलोगे अ वॉक, मैंने बोला ना आई एम गोइंग फॉर अ वॉक,
तो अब इस पूरे सेंटेंसेस में आपसे पूछा जाए कि आ वर्ब का क्या पार्ट ऑफ स्पीच है, उसका सिंटेक्स क्या है, तो आप बोलोगे कि उसका सिंटेक्स भाई नाउन है। ठीक है, फिर मैंने बोला आई एम वॉकिंग, इसमें क्या है, तो आई एम वॉकिंग में भाई चल रही हूं, दैट मीन्स की वर्ब है। तो ये सबके जो काम है वो अलग हो जाते हैं सेंटेंस में आने के बाद। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल द रूट वर्ड कॉन्ट्राडिक्शन इज अ नाउन। कॉन्ट्राडिक्शन एक नाउन है। बहुत प्यारी सी चीज बताती हूँ, जिस भी वर्ड के आगे शन जुड़ जाता है, TION सफिक्स जो होता है वो जुड़ जाता है, वो वर्ड नाउन ही बनता है, वो नाउन ही बनता है। जैसे कि फ्लक्चुएशन, ठीक है, फ्लक्चुएशन, कॉन्ट्राडिक्शन, तो ये सारे नाउन है, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, अब आपको मैं बताती हूँ कि ये ना नाउन भी बन सकता है और वर्ब भी बन सकता है। कैसे? मैंने आपको बोला कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, और मैंने आपको बोला कॉन्ट्राडिक्टेड। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, समझना मेरी बात को। कॉन्ट्राडिक्ट एक वर्ब होती है, मैं उसे कॉन्ट्राडिक्ट करता हूं। कॉन्ट्राडिक्ट एक वर्ब होती है। क्यों? क्योंकि आप इससे पहचान सकते हो कि इसके वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म बन सकती है। कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्टेड, कॉन्ट्राडिक्टेड, कॉन्ट्राडिक्टिंग, कॉन्ट्राडिक्ट्स। आप समझ रहे हो, इसकी वो फॉर्म बन सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसके फॉर्म बन पाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ऑब्वियस सी बात है वो वर्ब ही होती है, और किसी के फॉर्म्स नहीं बन सकते। लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन का कोई फॉर्म ही नहीं बन सकता। ये एक मतलब यहाँ पे कोई एक्शन भी नहीं बताया गया सेंटेंस में, मतलब दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। अब आपको समझ में आ रहा है, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। और आपको मैंने बोला था नाउन्स के आगे ही अ लगता है, आर्टिकल लगता है, कोई भी आर्टिकल लगता है, अ एंड द, जो भी बोल सकते हो, द ताजमहल। ठीक है, तो भाई कॉन्ट्राडिक्शन ऑब्वियस सी बात है नाउन, बट मैंने बोला आई कॉन्ट्राडिक्ट योर स्टेटमेंट, तो फिर आपको समझ में आ रहा है कि मैं आपकी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हूं। वर्ब, क्रिया हो रही है, एक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। दिस इज सिंटेक्स एंड इट कैन बी चेंज इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, और वो दूसरी पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी जा सकता है। इफ यू से कॉन्ट्राडिक्ट, इट बिकम्स अ वर्ब, एंड इफ यू से कॉन्ट्राडिक्टरी, इट बिकम्स एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कैसे बनता है? मैंने बोला अ कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस। समझना, कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत अच्छे से आपको लास्ट में समझ में आ जाएगा। अ कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंसेस या सेंटेंस। अ सेंटेंस भाई, एडजेक्टिव वो होता है जो कि किसी नाउन को ग्लोरीफाई करता है, मॉडिफाई करता है, या फिर उसकी विशेषता बताता है। ठीक है, तो अब आपने देखा कि मैंने बोला अ सेंटेंस, नॉर्मल एक सेंटेंस, बट मैंने बोला अ कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस। कैसा सेंटेंस? कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस। तो ये यहाँ पे अब एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ना ही ये नाउन है, ना ही ये वर्ब है, ये यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। व्हाट इज सिंटेक्स, ये मैं आपको समझाना चाहती थी। ठीक है, अब सेम चीज आपकी बाकी चीजों के साथ भी होती है। ये कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि आप देख सकते हो, द एंग्री मॉब वाज बीटिंग द थीफ मर्सीलेसली। अब यहाँ पे मर्सीलेसली, अच्छा द एंग्री, एक सेकेंड, कौन सी वर्ब यहाँ पे यूज है? बीटिंग। बीटिंग यहाँ पे यूज हुई है, तो यहाँ पे वो वर्ब है। द बीट ऑफ द ड्रम, द बीट, किसी भी शब्द के आगे अगर आर्टिकल लगा है तो वो नाउन है, तो यहाँ पे वो नाउन है, द बीट ऑफ द ड्रम। ठीक है, द बीट जनरेशन, कैसी जनरेशन? बीट जनरेशन, तो वो कैसा हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो ये सारी चीजें आपको बताना चाहती हूँ कि एक वर्ड किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच में जा सकता है अगर उसमें हम कुछ चीजें ऐड कर दें, कुछ चीजें हटा दें। ठीक है, तो दैट इज सिंटेक्स। ओके, अब भाई आगे चलते हैं और इसको आगे और देखते हैं। हाँ, सेम विद दिस एग्जाम्पल ऑल्सो। ठीक है, अब आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? मतलब कि एक वर्ड क्या क्या बन सकता है सेंटेंस में, एक वर्ड क्या क्या बन सकता है। अंशिका क्या क्या बन सकती है सेंटेंस में? लाइक अंशिका, आई थिंक अंशिका एक प्रॉपर नाउन है, तो अंशिका तो नहीं बन पाएगी, तो मैं कोई भी वर्ड ले सकती हूँ। मैंने बोला कोम्ब, तो कोम बहुत सारी चीजें बन सकती है।
कोम तो एक नॉर्मल, अगर कोम बोलूं, कोम मतलब कि कंघी ना, कंघी एक नाउन है। नॉर्मली अगर मैं आपको बोलूं तो कंघी एक नाउन है, ठीक है, तो वो कुछ नहीं बन सकती, मतलब वो ऑब्वियसली बात है कि दैट इज नाउन। बट अगर मैंने बोला कोम्ड हेयर, कोम्ड हेयर, अब ये क्या काम कर रहा है? वर्ब नहीं, कैसे हेयर, कोम्ड हेयर, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो एक शब्द जो है ना अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच ले सकता है, डिपेंड्स ऑन सेंटेंस व्हाट वी वांट टू से। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला, एक होता है आपका नाउन, एक होता है आपका प्रोनाउन, एक होता है एडजेक्टिव्स, एक होता है वर्ब्स, एक होता है एडवर्ब्स, एक प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस, एंड देयर आर मेनी आर्टिकल। आर्टिकल इज आल्सो अ पार्ट ऑफ स्पीच, बट आर्टिकल को ऐड नहीं करा जाता था, अभी तक अब करने लगे, बट आपको सिलेबस में थोड़ा डिफरेंट वे में दिया है। आर्टिकल एक एडजेक्टिव ही होता है, अब उसमें ज्यादा डीप नहीं घुसेंगे, बट वो मैं आपको जब टाइम आएगा तब बताऊंगी, ठीक है। तो अगर मैं बात करती हूँ पार्ट ऑफ स्पीच की, तो ये होते हैं नाउन, नाउन को मॉडिफाई करने वाला प्रोनाउन, ठीक है। फिर उसके बाद नाउन की विशेषता, मॉडिफाई नहीं सॉरी, नाउन को रिप्लेस करने वाला प्रोनाउन। मैं भी छोटा सा आपको समझाया नहीं है, बस मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं, ठीक है। नाउन की मतलब जो रिप्लेस करे वो प्रोनाउन, उसको मॉडिफाई करेगा एडजेक्टिव। देन वी कम टू वर्ब, तो वर्ब की अगर बात करते हैं तो वर्ब को मॉडिफाई करता है एडवर्ब, और एडवर्ब और भी चीजों को मॉडिफाई करता है। फिर प्रेपोजिशन जो नाउन को सपोर्ट करता है, नाउन को सपोर्ट करता है। शी इज सिटिंग टेबल, शी इज सिटिंग टेबल। अब टेबल यार, शी इज सिटिंग टेबल, अब बेचारी टेबल है, वो सिटिंग टेबल तो हो नहीं सकती, शी इज सिटिंग टेबल, वो एक सिटिंग टेबल है, ऑब्वियस सी बात है, नॉट नॉट अप्रोप्रिएट, राइट। बट अगर मैंने बोला कि शी इज सिटिंग ऑन अ टेबल, तो नाउन को आई थिंक किसी ने सपोर्ट करा, किसने सपोर्ट करा, प्रेपोजिशन ने सपोर्ट करा। शी इज सिटिंग ऑन अ टेबल विच सपोर्ट्स नाउन or anything else in the sentence, that is what, that is preposition. Then we come to conjunction, अब वो उस पर बात करेंगे तो बहुत लंबी बात है। कंजंक्शन, जंक्शन सुना है, व्हाट इज जंक्शन? जंक्शन मतलब जोड़ना, अपने जो भी जो जंक्शन होता है, कोई भी जो आपका रेलवे स्टेशन होता है, दैट इज जंक्शन, राइट। तो क्यों बोलते हैं जंक्शन? बिकॉज वो बहुत सारे स्टेशन को जोड़ता है, मतलब जंक्शन मतलब हर एक उसको लेके चलता है, जोड़ना, तो जो भी चीज सेंटेंस को जोड़े वो कंजंक्शन है। कॉमा इज ऑल्सो कंजंक्शन, समझ रहे हो आप मेरी बात को? जैसे कि she is a writer, full stop. She is a singer, full stop. भाई साहब ये अलग अलग सेंटेंसेस है, बट अब मेरे को इनको जोड़ना है। she is a writer and singer, सेंटेंस को जोड़ दिया ना भाई, एंड आ गया। ऑल्सो ऐसे भी लिख सकते हो, she is a writer कॉमा शी इज अ सिंगर, तो दो सेंटेंस को जोड़ के एक सेंटेंस बना दिया, फुल स्टॉप लग गया, तो ये सारे क्या होते हैं? कंजंक्शन होते हैं। इंटरजेक्शंस आर वो वर्ड्स जो कि आपको जो आपकी एक्सट्रीम इमोशंस दिखाए। तो ये एक ओवरव्यू था, अब आगे इस पे बात करते हैं। अगर बात करते हैं नाउन की, तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, इट नेम समबडी और समथिंग, ठीक है। नाउन इज एवरीथिंग, यहाँ पे जो लिखा है मैंने बोला नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन इज एवरीथिंग, everything is who in who, even our universe is also noun. I am my name is noun. Okay, eyes, what is this? eyes क्या है? कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएगी eyes? an eye, obvious सी बात है, noun. So everything is noun, everything is even everything is noun. बस अभी आप ये सोचो, हाँ अब आप बोलोगे मैम एवरीथिंग नहीं हो सकता है, कुछ चीजें तो हटके हो सकती है, होती है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जब वो सेंटेंस में आएगा तो मे भी चेंज हो सकता है, बट उस हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मेरे आसपास प्रेजेंट है, इज एवरीथिंग नाउन। आप अपने रूम में देखो, रूम में जो जो चीज़ें आपके प्रेजेंट है, या जहाँ पे भी आप बैठ के देख रहे हो, ट्री दिख रहा है तो वो नाउन है, विंडो दिख रही है तो वो नाउन है, इवन आपका नाम नाउन है, आपका ब्लैक बोर्ड नाउन है, आपके टीचर का नाम नाउन है, सब कुछ नाउन है। थिंग इज नाउन, राइट। नेमिंग वर्ड, ओके। इट नेम्स मतलब जो हर चीज का नाम है, और हर जिस चीज का नाम है वो नाउन, बस दैट्स इट, ठीक है। इट नेम्स समबडी और समथिंग। राहुल टुक द डॉग टू द पार्क, द कार
मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइज। एक और बात याद रखना कि नाउन वो होता है जिसके आगे आर्टिकल लगता है, ए, एन और द, ये जिसके आगे लग जाता है वो नाउन है, ठीक है। काइंड्स ऑफ नाउन की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे काइंड होते हैं भाई, ठीक है। Nouns may be divided into two, common nouns and proper nouns. Common nouns are name given common to all person, places, things or the same class. For example, bank, पैसे कहाँ रखते हैं, बैंक में, common. Shop, market. कलेक्टिव नाउन, अच्छा अब कलेक्टिव नाउन और प्रॉपर की बात करते हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कॉमन क्या होता है। कॉमन, कॉमन मतलब कॉमन, मतलब कि मेरा प्रोफेशन एक टीचर है, एक और कोई होंगे जो टीचर है, एक और कोई होंगे टीचर है, बट सबके नाम अलग अलग है। मेरा नाम अंशिका है, कोई टीचर का नाम कुछ और होगा, किसी टीचर का कुछ नाम अलग होगा, ठीक है। तो उसको मतलब एक प्रोफेशन को, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल को एक कॉमन नाउन देना था कि अगर वो जाके बोले तो ऐसे नहीं बोले कि मैं ये हूं, मैं ये करता हूँ, तो कॉमनली एक नाम दे दिया, टीचर, बता दिया ये टीचर है, ये भी टीचर है, ये भी टीचर है, ठीक है। वैसे तो ये कॉमन नाउन, ओके। Collective noun. Common nouns include another class known as collective nouns. A collective noun names group of people, animal, things, batch, company, university. कलेक्टिव नाउन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, तो उसको सबको मर्ज करके उनको एक बना दिया, कलेक्ट करके उनको एक बना दिया और उन सबको एक बोल दिया बैच है ये, या फिर ये एक क्लास है। अब उस एक क्लास में 40-50 स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे होंगे, लेकिन उन सबको कलेक्ट करके उनको एक नाम दे दिया। जैसे मैंने यहाँ पे ग्रुप ऑफ बॉटल्स को कलेक्ट करके बोल दिया बॉक्स, नाम दे दिया मैंने, समझ रहे हो। मतलब मैं आपको एकदम एकदम प्रॉपर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो जैसे जो भी आपका ग्रुप ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल बैडमिंटन प्लेयर्स है, तो वो क्या है, उनको एक कलेक्टिव नाउन देना है, मतलब बहुत सारे, सबको अलग अलग करके नहीं बुला सकते, तो फिर आप बोल दोगे बैडमिंटन प्लेयर्स, मतलब कि एक कलेक्टिव नाउन आपने दे दिया, ठीक है। यूनिवर्सिटी, कंपनी, राइट। Proper nouns are the names of particular person, place, things. For example, India, Larsen, Tobro, Delhi, January, etc. Proper noun वो होते हैं जो कि चेंज नहीं हो सकते। जैसे प्रॉपर, मैं अंशिका हूं तो मैं अंशिका हूं, मेरे को और कोई नाम नहीं मिल सकता, मतलब और कोई अंशिका नहीं है। ताजमहल है तो एक ही ताजमहल है, और कोई ताजमहल नहीं है, तो इनके आगे ना कभी आर्टिकल नहीं लगता। प्रॉपर नाउन्स के आगे कभी आर्टिकल नहीं लग सकता। आ अंशिका, आ अंशिका का मतलब क्या है भाई, एक अंशिका, अरे एक ही अंशिका है, तो इनके आगे कभी आर्टिकल नहीं लगता। प्रॉपर नाउन्स के आगे आप कभी आर्टिकल नहीं लगाओगे, एन अंशिका नहीं, है ना। प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं वो कभी भी आपने आगे आर्टिकल नहीं लेते, वो तभी आर्टिकल लेते जब आप उनको कॉमनली यूज कर रहे होते हो। नहीं समझ में आया? मैं बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे रही हूँ जो कि जरूरी नहीं है, बट चलो ये लास्ट इन्फॉर्मेशन है, दे देती हूँ। जैसे मैंने बोला सलमान खान या फिर शाहरुख खान, या फिर चलो ठीक है शाहरुख खान, SRK, ठीक है। तो SRK एक ही है, SRK कोई और है क्या, मतलब इस पूरे वर्ल्ड में या फिर पूरे यूनिवर्स में SRK एक ही है। देयर इज ओनली वन पर्सन हु इज SRK। हाँ, उसके नाम से अलग अलग लोग होंगे, बट SRK एक ही है। जो वो दिखता है, जो उसकी पर्सनालिटी है, जो उसके एक्सपीरियंसेस है, जो उसका काम है, वो एक ही है। तो इसके आगे आप कभी आर्टिकल नहीं लगा सकते। आप SRK को नहीं बोलोगे यू आर अ SRK, यू विल नॉट से टू SRK कि यू आर अ SRK, आ नहीं बोल सकते आप। बट आप अगर SRK को कॉमनली यूज करते हो, आपका कोई दोस्त है वो SRK जैसा दिखता है, तो उसको आप अगर बोल रहे हो कि भाई तू SRK जैसा दिखता है, तो आपने प्रॉपर नाउन को कॉमनली यूज करा, तो आप बोल सकते हो यू आर अ SRK, समझ रहे हो। तब इसी मतलब चांस पे वो आर्टिकल लगता है, वरना नहीं लगता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके कुछ नाउन्स, विच इज कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब प्रोनाउंस की बात करते हैं। आई होप आपको नाउन समझ में आ गए थे। प्रोनाउंस की अगर मैं बात करती हूँ तो जैसे कि मैंने बोला, नाउन्स को रिप्लेस करते हैं हमारे प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल, अंशिका इज अ डांसर, अंशिका इज अ सिंगर, अंशिका इज अ एक्टर, अंशिका इज इन ये, अंशिका इज इन वो, अंशिका वगैरह वगैरह वगैरह। बार बार अंशिका रिपीट हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपने क्या करा, रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करा, अंशिका की जगह आपने क्या बोला, अंशिका इज अ राइटर, शी
इज अ सिंगर, शी। तो नाउन को रिप्लेस कर दिया बिकॉज बार बार नाउन की वजह से सेंटेंस अच्छा नहीं लग रहा था, तो दैट इज प्रोनाउन। ठीक है, तो प्रोनाउंस होते हैं आपके ही, शी, इट, दे, वी, अस, समझ रहे हो, तो दीज आर प्रोनाउंस। अब आप देखोगे तो यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस रिप्रेजेंट अ पर्सन और थिंग, विच इज आई, वी, यू, शी, ही, इट, हिम, अस, देम, एटसेट्रा। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो कि रिलेट करे। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन। नॉर्मली इंसानों के लिए यूज होता है पर्सनल प्रोनाउन, जैसे कि मैंने बोला आई एम अ राइटर, मैंने अपना नाम नहीं लिया, मैंने नाउन यूज नहीं करा, मैंने नाउन का रिप्लेसमेंट यूज करा है आई। ठीक है, मैंने बोला यू आर अ राइटर, मैंने आपका नाम नहीं लिया, मैंने नाउन यूज नहीं करा, मैंने यू यूज करा, दैट इज प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं जिसमें आप किसी को रिलेट करते हो सेंटेंस में, जैसे कि दिस इज द पर्सन whom I met yesterday, ये वही इंसान है जिससे मैं मिली थी, तो मैं रिलेट कर रही हूँ। दिस इज द बॉटल विच आई लव्ड yesterday, ये वही बॉटल है जिसको मैंने कल मुझे जो पसंद आई थी। ठीक है, दिस इज द लाइट विच ग्लिटर्स लॉट, ये वही लाइट है जो बहुत ज्यादा ग्लिटर करती है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कि जिससे आप रिलेट कर रहे हो चीजों को। या मैंने बोला कि दिस इज द रूम वेयर आई टीच स्टूडेंट्स, ये वही रूम है जहां मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो रिलेशन जा रहा है कि वही चीज है, ये वही रूम है, तो दीज आर रिलेटिव प्रोनाउंस, जैसे कि whom, which, that। ठीक है, दैट इज द बॉटल विच आई डोंट लाइक। ठीक है, तो ये आपके रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। दिस इज द बॉय हु सेव्ड माई लाइफ, ये वही बॉय है जिसने मेरी लाइफ बचाई। ठीक है, चलो पजेसिव प्रोनाउंस। पजेसिव, कभी किसी के लिए पजेसिव हुए हो आप लोग? is there any time, or is there was a time, बोले, was there any time? एक्चुअली क्या होता है, जब आप बहुत ज्यादा बोल रहे होते हो तो आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। और स्पेशली जब आप तो रिकॉर्डिंग देख रहे हो, आप लोग तो मुझे देख रहे हो, राइट? देख रहे हो ना, देख रहे हो, हाँ हाँ। तो जब आप लोग देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है चल रहा है, बट हम लोग जब आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरे आसपास कोई नहीं है, मैं सिर्फ अपने आप से बात कर रही हूँ। तो इसकी वजह से ना आपका मानसिक संतुलन थोड़ा सा बिगड़ जाता है, तो आप थोड़े डगमगा जाते हो। इज देयर एनी, हाँ, तो was there any time when you felt possessive for somebody, when you felt यार नहीं, मतलब वो वाली फीलिंग आई है? तो पजेसिव वाली सबको आती है ना। और पजेसिव फीलिंग क्यों आती है? बिकॉज इट इज मेड फ्रॉम द वर्ड पोजेशन, राइट? पोजेशन से बना है। पोजेशन का मतलब क्या होता है? अधिकार। इस पे मेरा अधिकार है भाई, ये मेरी है, ये मेरा है, ये मेरी कार है, ये मेरा बंगला है। ना 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 ना, किसी पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो दिस इज माइन, दिस पर्सन इज माइन, दिस कार इज माइन, दिस इज माइन, वगैरह वगैरह, ऑल दैट, ये जो, तो दैट इज पोजेशन। तो पोजेशन से बना है पॉजिटिव। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो जो भी वर्ड्स आपको ये फीलिंग दे कि ये बता रहे कि मेरा है, वो पॉजिटिव प्रोनाउंस है। माइन, आवर्स, दिस इज आवर्स, दिस इज माइन। ठीक है, दिस इज योर्स, ये तुम्हारा है, मतलब जिसका भी पोजीशन दिखाइए, दिस इज देयर्स, उनका है, इट्स, ये इसकी फीलिंग है। ठीक है, या फिर हर्स, ये उसकी है। ठीक है, इट्स कैसे हो सकता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला कि कौन, ये कैप घूम गई है, किसकी कैप है? तो मैं बोलूंगी द बॉटल, द बॉटल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस बॉटल का एग्जाम्पल दूं, ये बॉटल है। ठीक है, तो मैं बोलूंगी इट्स कैप इज मिसिंग, इट्स कैप इज मिसिंग। किसकी कैप? इसकी कैप मिसिंग है, इसकी, तो पोजीशन दिखा रहे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड माई पॉइंट, व्हाट आई वांटेड टू से और व्हाट आई वांटेड टू कन्वे। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं एडजेक्टिव्स। वेरी इजी। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं कि आप किसी भी नाउन को मॉडिफाई कर रहे हो। अ गर्ल, अ क्यूट गर्ल, मॉडिफाई कर दिया ना आपने, नाउन को क्यूट लगा दिया। किसके लिए बोल रहे हो आप? गर्ल के लिए बोल रहे हो। तो विच इज कि आप
बता रहे हो, इट इज एडजेक्टिव, ओके। जैसे कि a word used to describe a person, animal, place, thing, noun names or tell the number and quantity is called adjective. ठीक है, ठीक है, आई होप आप समझ गए होगे मेरी बात को। यार पानी पी लिया जाए क्या? एक तो रिकॉर्डिंग में बोर हो रहे होते हैं, लाइव सेशन होता है तो मुलाकात हो जाती है आप लोगों से, ठीक है। चलो, तो अगर मैं एडजेक्टिव की बात करूं तो फॉर एग्जाम्पल, समझना मेरी बात को, ठीक है। ये तो समझ में आ गया एडजेक्टिव क्या होता है। अ ब्यूटिफुल गर्ल, अ क्राइंग गर्ल, अ सैड गर्ल, अ इरिटेटेड गर्ल, तो सब आप एडजेक्टिव जो बता रहे हो ना, जो आप जिस नाउन को मॉडिफाई कर रहे हो उसके आगे आने वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो अब जैसे मैंने बोला रानी इज अ क्लेवर गर्ल, चालाक लड़की है भाई रानी, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ अ गर्ल? क्लेवर गर्ल भाई। ही गेव मी 6 बुक्स, उसने मुझे कितनी बुक्स दी? 6 बुक्स दी। तो ये 6 आपका क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। ये काउंटेबल एडजेक्टिव है, आप गिनवा रहे हो ना। 2 or more words can be joined with a hyphen to form a compound adjective. Yes, एक और चीज होती है, एक compound adjective होता है। compound adjective क्या होता है? 2 वर्ड जुड़ सकते हैं, 3 वर्ड जुड़ के एक एडजेक्टिव बना सकते हैं नाउन के लिए। जैसे कि हाई फाई बिल्डिंग, 2 वर्ड जुड़े हैं, एडजेक्टिव है। कैसी बिल्डिंग? हाई फाई बिल्डिंग, ठीक है। उसके बाद कैसा प्रोजेक्ट? गवर्नमेंट फाइनेंस प्रोजेक्ट। तो 2-3 वर्ड जुड़ के एक एडजेक्टिव भी बना सकते हैं। मैंने बोला डार्क ब्लू डीप आईज, कैसी आईज? डार्क ब्लू डीप आईज। 3 वर्ड जुड़ गए, एक एडजेक्टिव, मतलब कंपाउंड एडजेक्टिव्स भी होते हैं। अब बात करते हैं वर्ब की। सबसे फेवरेट टॉपिक अगर मेरा पूरा ग्रामर में है तो वो वर्ब है। आपको जो मतलब लाइक बहुत ऊपर ऊपर से इंफॉर्मेशन दी है, तो जो वर्ब होती है वो बहुत ही प्यारी टॉपिक है। मानसिक संतुलन, हाँ बहुत देर से बोल रही हूँ बहुत प्यारा टॉपिक है। तो जो वर्ब होता है उसमें आपको ये मैं बता देती हूँ, वर्ब जो होती है ना वो आपको बताती है कि लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं चल रही हूँ, काम कर रही हूँ, मैंने अपना हैंड रेज करा, फीलिंग देयर एक्शन की। आई एम वॉचिंग, देख रहे, काम कर रही हूँ। जो भी एक्शन बताए, जो भी बॉडी मूवमेंट बताए, जो भी किसी चीज का मूवमेंट बताए, जो भी किसी चीज का मूवमेंट बताने का सेंस दे, वो वर्ब है। और एक और वर्ब होती है विच इज आपकी मॉडल्स एंड आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, जो कि आपको नहीं है बट स्टेट वर्ब्स होती हैं ये। जैसे कि आपकी बी की फॉर्म होती है इज, एम, आर, was, were, be, been, being, ठीक है। ये वर्ब्स होती है आपकी। हैव की फॉर्म भी होती है वर्ब आपकी, हैज, हैव, हैड। डू की फॉर्म भी होती है आपकी, डू, डज, डिड। दीज ऑल आर वर्ब्स, दीज आर स्टेट वर्ब्स। हाउ? स्टेट वर्ब्स कैसे हैं? मैंने बोला शी इज डांसिंग, शी हटा दो इसको, शी डांसिंग। तो जो मेन वर्ब मतलब जो मेन है ही, ये भी वर्ब्स है बट जो मेन होती है जैसे वॉक, चलना मेन ही है। मतलब जो वर्ब का मतलब क्या होता है? वर्ब का मतलब होता है एक्शन, ठीक है। वर्ब का मतलब है एक्शन। तो वॉक मेन वर्ब ही है, मतलब वॉक तो सीधे सीधे आपको बता रही है ना कि एक्शन हो रहा है, ठीक है। तो मैंने बोला शी डांसिंग, ठीक है। तो डांसिंग मेन वर्ब है आपकी, मेन ही है ना, मतलब शी डांसिंग, ठीक है। तो अब आपको कुछ अटपटा लग रहा है बट डांसिंग मेन है क्योंकि वर्ब भी है, एक्चुअल में वर्ब भी है वो, क्योंकि डांस कर रही है, दिख रहा है। तो अब उसको जरूरत पड़ रही है किसी हेल्पिंग वर्ब की, तो ये हेल्प करने का काम करती है, तो ये भी वर्ब्स होती है, दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। बट ऐसा होता है कि अगर सेंटेंस में मेन वर्ब ना दिखे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला शी इज डांसिंग, तो ये आपकी मेन वर्ब है ना भाई, देख रहे हो, ये मेन वर्ब है आपकी,
कि मतलब डांस तो है ही ना, वर्ब ही है, मतलब एक्शन हो रहा है, एक्शन इज इक्वल टू डांस, वॉक, क्राई, लाफ, मतलब वर्ब का जो सिनोनिम है, सिनोनिम मतलब कि वर्ब का जो पर्यायवाची है, वर्ब का जो दूसरा मतलब मीनिंग है या उसकी वर्ड है, वो है आपका एक्शन। करेक्ट। तो ये आपका वो एक्शन मेन वर्ब है, बट उसको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि अगर वो नहीं रहेगी तो शायद आप नहीं बता पाओगे कि प्रेजेंट की बात करिए, फ्यूचर की बात करिए, कि पास्ट की बात करिए। तो दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स विच टेल यू द परफेक्ट टेंस, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इज हटा दो यहाँ से, वॉज कर दो, शी वॉज डांसिंग, एकदम मतलब ही चेंज हो गया, वो कर रही थी। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स होती है। आई थिंक आप समझ गए होगे। बट मैंने बोला कि शी इज अ डांसर। अब यहाँ पे मेन वर्ब है ही नहीं, आ डांसर के आगे आ लगा है, और आपको बताया था नाउन के आगे आ लगता है तो विच इज आर्टिकल। बताया था, बताया था कि नहीं बताया था? याद है कि नहीं? सुन रहे हो कि नहीं? जोन आउट तो नहीं हो गए? आ जाओ वापस। तो शी इज अ डांसर, राइट। डांसर के आगे आ लगा है, नाउन। फिर यहाँ पे मेन वर्ब है ही नहीं, है ही नहीं, कुछ बता ही नहीं रहे। डांस मतलब क्या हो रहा है, कुछ नहीं बता रहे। तो जो इज है ना, वही आपकी मेन वर्ब है इसमें, क्योंकि मेन वर्ब मिसिंग है, इसलिए इजी आपकी मेन वर्ब है तो वो वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब का वही बात हो गई ना, जैसे क्लास के एक प्रेसिडेंट होता है, एक वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो जिस दिन प्रेसिडेंट एब्सेंट हो जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो आपकी क्लास को संभालता है। तो वैसे ही मेन होती है, तो मेन अगर हट जाए तो वो दूसरी होती है, वही मेन हो जाती है, समझ रहे हो? तो ये आपकी इज होगी। तो ये भी वर्ब्स होती है। और कुछ एक मॉडल्स भी होती है जो कि मेन वर्ब नहीं बन पाती है। कुछ मॉडल्स भी होती है, जैसे कि मॉडल्स होती है लाइक कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, विल, वुड। ये सारी ना कभी भी मेन नहीं बन पाते, इनमें वो है ही नहीं, लाइक होप ही नहीं है, इनके पास वो एफर्ट्स ही नहीं है कि वो बन पाए। जैसे कि शी कैन इन द रूम, शी कैन इन द रूम। ठीक है, अब आप बोलोगे बहुत अटपटा सा सेंटेंस है ना मैम, शी कैन इन द रूम, तो इसको जरूरत पड़ेगी मेन वर्ब की, शी कैन डांस इन द रूम। ठीक है, ये मैं बोलना चाह रही हूँ। या फिर ये इसकी जरूरत पड़ेगी मेन वर्ब की, या फिर आप वो भी यूज कर सकते हो, ये वाली वर्ब्स भी यूज कर सकते हो, बी भी यूज कर सकते हो, शी कैन बी अ डांसर, बट इसको जरूरत पड़ी तो ये दीज कैन नॉट बी मेन वर्ब, बट ये वाली जो वर्ब्स होती है, मतलब मॉडल्स कैन नॉट बी मेन वर्ब, बट ये वाली जो वर्ब्स होती है वो मेन वर्ब बन सकते हैं। ये बहुत लाइक नॉर्मल सी बात है। इन केस अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो वो बहुत प्रैक्टिस से आता है, एकदम से नहीं आता है, बट इट्स जस्ट की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है। तो अ वर्ब इज अ, अच्छा ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, वर्ब कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड वर्बम, वर्बम से आता है। वर्बम मीनिंग ऑफ इट इज कॉल्ड बिकॉज इट इज मोस्ट, अच्छा यहाँ पे कुछ मिसिंग है, जस्ट अ सेकेंड, कुछ तो मिसिंग है यहाँ पे। लेट मी चेक द पीडीएफ आप लोगों की। ठीक है, so yes I have the PDF with me right now. yes, अच्छा मेरे साथ जब मैंने पहली बार CSCT के बच्चों के बारे में सुना था, ठीक है, जब मैंने पहली बार CSCT के बच्चों के बारे में सुना था और मुझे पता चला कि जो ग्रामर आती है वो बहुत ऊपर ऊपर से आती है, आई वाज शॉक्ड बिकॉज व्हेन आई वाज टीचिंग SSC के बच्चे और बैंकिंग के बच्चे, तो मेरे को बहुत डीप में पढ़ाना पड़ता था। तो यहाँ पे आई वाज वेरी हैप्पी क्योंकि ऊपर से पढ़ाना पड़ेगा, बट नाउ एक ह्यूज टास्क है कि आपको ऊपर ऊपर से पढ़ा के मुझे सब कुछ कवर करवाना है। चलो ठीक है, कोई नहीं। तो मतलब कि इससे पहले भी आई हैव टॉट मेनी स्टूडेंट जो CSCT में थे, तो उनको मैं डीप में ही पढ़ाती थी। बट अब राइट नाउ वी डोंट हैव उतने सारे लेक्चर्स कि हम लोग पढ़ा पाए, ओनली 2 लेक्चर्स में आप लोग तक पहुंचाना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वर्ब्स कम फ्रॉम अ लैटिन वर्बम मीनिंग अ वर्ड, मतलब कि लर्बम का मतलब, वर्बम का मतलब होता है एक वर्ड। इट इज कॉल्ड बिकॉज इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन द सेंटेंस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड जो सेंटेंस में होती है वर्ब भी होती है। एक सब्जेक्ट और एक वर्ब के बिना कभी भी सेंटेंस बन ही नहीं सकता। सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन इज वेरी नेसेसरी, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन इज वेरी नेसेसरी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ,
मैंने बोला ना सब्जेक्ट और वर्ब, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, दैट वुड बी ग्रेट। सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है। इसके बिना, इसके कॉम्बिनेशन के बिना कभी भी सेंटेंस नहीं बन सकता। जैसे कि आई एम अ राइटर, यहां से मैं एम हटा देती हूं तो आई अ राइटर नहीं हो सकता, तो वर्ब तो चाहिए। मैंने आई हटा दिया, एम अ राइटर नहीं हो सकता, आई तो चाहिए। तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब के बिना कभी भी सेंटेंस नहीं बन सकता। आप बोलोगे मैम सब्जेक्ट क्या होता है? बहुत आसान है, जिसकी सेंटेंस में बात करी जाए, जो सेंटेंस का मालिक हो, जिसके बारे में हम बात करें, वो सब्जेक्ट होता है। हु इज अ राइटर? आई एम अ राइटर। Who is singing? I am singing. Where is this place? Here is this place. इस जगह पे, मतलब जो भी है। तो सब्जेक्ट वो होता है, पहली बात तो वो वर्ब से पहले आता है, सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले आता है, और जिसके बारे में सेंटेंस में बात करी जाए। तो सब्जेक्ट और वर्ब के बिना कभी भी एक सेंटेंस नहीं बन सकता। तो वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी सेंटेंस, ठीक है। ये वर्ब जो होती है जान होती है सेंटेंस का, तो यही लिखा है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन दी सेंटेंस। A verb may tell us what a person or thing does. Verb बताती है कि पर्सन क्या कर रहा है। रोहित runs, the bell rings, ये बताती है। What is done to a person or thing? इंसान को क्या किया गया है। राम is beaten, the door is broken. दोनों में क्या डिफरेंस है? इधर पे बता रहे हैं कि पर्सन क्या करता है या क्या चीज उस करी जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रोहित रन करता है, बेल रिंग करती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बता रहे हैं? व्हाट इज डन टू अ पर्सन, इंसान पे क्या होता है। दोनों में डिफरेंस है। इंसान क्या करता है और इंसान पे क्या होता है, दोनों में डिफरेंस है। दोनों वर्ब बताती है। इंसान क्या करता है? द रोहित रन, ठीक है। अब अगर मैंने बोला रोहित पे क्या करा जाता है, तो रनिंग इज डन बाय रोहित, मतलब अब वो आप बहुत डीप में मत जाना, लेकिन वर्क जिस पे काम करा जाता है वो भी वर्ब बताती है। व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, ठीक है, कोई इंसान क्या है। द बॉय इज हर्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो इज है वो आपकी वर्ब है, ठीक है। द चेयर इज ब्रोकन, ठीक है। तो इज भी आपकी वर्ब है। जब सेंटेंस में मेन वर्ब मिसिंग हो, मेन वर्ब मिसिंग हो, तो वो इज एम आर ही आपकी मेन वर्ब बन जाती है। Hence a verb is a word used to tell or assert something about some person or thing, ठीक है। तो यहाँ पे बस यही था, बहुत आसान है वर्ब। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इन केस नहीं समझ में आया तो बहुत प्यार से देखोगे तो समझ जाओगे। वर्ब एक्शन वर्ब होती है, एक्शन वर्ब होती है, मतलब कि एक्शन बताती है। एक्शन बताने के बाद वो स्टेट भी बताती है। स्टेट वर्ब्स होती है इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है। शी इज अ डांसर, आई एम अ टीचर, मेरी अभी स्टेट क्या है, मैं एक टीचर हूं, ठीक है। चलो एडवर्ब्स, एडवर्ब्स की बात करते हैं। तो एडवर्ब्स, एडवर्ब्स, वर्ब्स में कुछ ऐड हो रहा है। तो एडवर्ब्स अगर मैं बात करूं, जस्ट अ सेकेंड, हाँ एडवर्ब्स की अगर मैं बात करूं, हाँ, तो आप ये जान सकते हो कि जैसे कि नाउन को मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव, अ गर्ल, अ ब्यूटीफुल गर्ल। एडवर्ब्स को वर्ब को मॉडिफाई करता है एडवर्ब, अ वॉक, ठीक है। अच्छा, अ वॉक तो आपका नाउन ही हो गया। शी इज वॉकिंग, शी इज वॉकिंग। और अगर मैंने इसके आगे ऐड कर दिया स्लोली, तो वो कैसे वॉक कर रही है? स्लोली वॉक कर रही है। तो वर्ब में शी इज वॉकिंग, वॉकिंग एक मेन वर्ब है यहाँ पे, और उसको हेल्प कर रही है उसकी हेल्पिंग वर्ब। तो ये दोनों वर्ब्स हैं, लेकिन मेन वर्ब को ही कंसिडर करा जाता है। तो शी इज वॉकिंग कैसे? स्लोली। तो एडवर्ब भाई वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं ना। अच्छा, अब यहाँ पे इसके अलावा एडवर्ब ऑल्सो मॉडिफाइज द मीनिंग नॉट ओनली ऑफ वर्ब बट ऑल्सो ऑफ एडजेक्टिव्स, prepositions, conjunctions। एडवर्ब की एक खासियत है कि एडवर्ब सिर्फ वर्ब को मॉडिफाई नहीं करती है, वो एडवर्ब खुद को मॉडिफाई करती है, एडजेक्टिव्स को भी करती है, कंजंक्शंस को भी करती है, प्रेपोजिशंस को भी करती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, स्मॉल इन्वेस्टर्स, कैसे इन्वेस्टर्स?
स्मॉल इन्वेस्टर्स। मतलब आपको समझना है ना कि भाई सेंटेंस में नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। आराम से मेरे साथ देखो, इधर आओ, टन 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 टन, ठीक है। तो जो इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर्स, पहली बात तो ये सब्जेक्ट है, किसकी बात करें, हु फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू इन्वेस्ट वाइजली, स्मॉल इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स, अब इन्वेस्टर्स के आगे स्मॉल लगा है, कैसे इन्वेस्टर्स, छोटे इन्वेस्टर्स, मतलब ऑब्वियस ही बात है नाउन ही होगा क्योंकि एडजेक्टिव लगा है। अब नाउन के बाद, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, फाइंड, ढूंढना, ढूंढना क्या है, वर्ब है। तो फाइंड आपकी वर्ब, फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू इन्वेस्ट वाइजली, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट फाइंड करते हैं वो टू इन्वेस्ट वाइजली, मतलब इन्वेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट फाइंड करते हैं। तो जो वेरी लगा है और डिफिकल्ट लगा है और टू लगा है, ये आगे इन्वेस्ट वाइजली को मॉडिफाई कर रहा है। नहीं समझ में आया, फिर से समझाती हूँ। मैंने बोला शी इज वॉकिंग स्लोली, अगर नीचे मैंने बोला वेरी स्लोली, तो स्लोली आपका एडवर्ब है, एडवर्ब के आगे एक वेरी लगा है, डिग्री लगी हुई है बहुत, तो ये एडवर्ब भी उसको एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है और वो उसको वॉकिंग को मॉडिफाई कर रहा है, एक चेन चल रही है। तो वहीं पे आप देखोगे स्मॉल इन्वेस्टर्स फाइंड डिफिकल्ट टू इन्वेस्ट वाइजली। फाइंड कैसे, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट यहाँ पे एडवर्ब है, फाइंड डिफिकल्ट, कैसे, डिफिकल्ट फाइंड करते हैं, कैसा फाइंड करते हैं, फाइंड करते हैं, एक्शन हो रहा है, फाइंड करते हैं, एक्शन वर्ब है। अब वर्ब के आगे डिफिकल्ट लगा है, फाइंड डिफिकल्ट, तो वर्ब के आगे डिफिकल्ट है तो ऑब्वियसली बात है एडजेक्टिव नहीं होगा, वर्ब को मॉडिफाई एडवर्ब ही करता है। तो फाइंड वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, फाइंड वेरी डिफिकल्ट, समझ पा रहे हो, फाइंड वेरी डिफिकल्ट, तो वेरी भी लग गया, डिफिकल्ट भी लग गया, तो डिफिकल्ट मॉडिफाई कर रहा है वेरी को, वेरी मॉडिफाई कर रहा है उसको, तो दैट इज एडवर्ब, ठीक है। द फर्स्ट एडवर्ब वेरी मॉडिफाइज द एडजेक्टिव डिफिकल्ट, सॉरी यहाँ पे एडजेक्टिव ही है, आई एम सो सॉरी, मेरे को लगा डिफिकल्ट वहां पे क्या बोल सकते हैं, रुको मैंने आप लोगों को भी कंफ्यूज कर दिया होगा क्योंकि मैंने, रुको रुको रुको, तो यहाँ पे मैं बता रही थी, पहले मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताना चाह रही थी, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं बताया। स्मॉल इन्वेस्टर्स फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू इन्वेस्ट वाइजली। अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज जो बताई वो सही बताई कि जो आपने मुझसे सुना कि शी इज वॉकिंग स्लोली, शी इज वॉकिंग वेरी स्लोली, तो स्लोली को मॉडिफाई कर रहा है वेरी, कैसा, वेरी बहुत, और वेरी स्लोली मॉडिफाई कर रहा है वॉकिंग को, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब आपको मैंने डिफिकल्ट यहाँ पे एडवर्ब क्यों बोला, एडवर्ब इसलिए बोला क्योंकि बोलना एडजेक्टिव था, सॉरी, ठीक है, वो गलती से हो गया होगा। तो वेरी जो है वो क्या है आपका, एडवर्ब है क्योंकि वो डिफिकल्ट एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। टू इन्वेस्ट वाइजली, टू आपका प्रेपोजिशन होता है, ठीक है, टू आपका प्रेपोजिशन होता है। The first adverb very modifies the adjectives. Difficult, difficult को modify कर रहा है very. And the second adverb wisely modifies the verb invest. यहाँ पे लिखा है इन्वेस्ट कैसे करना है, वाइजली इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्ट को मॉडिफाई कर रहा है वाइजली, ठीक है। द सीईओ इज एन एक्सेप्शनली शार्प मैनेजर, द सीईओ इज, अब यहाँ पे कोई मेन वर्ब नहीं है, मतलब एक्शन बताने वाली वर्ब यहाँ पे नहीं है, इज ही आपकी अभी मेन वर्ब है और एन लग गया, आर्टिकल लग गया एक्सेप्शनली के आगे, सॉरी, तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, एल वाई लगा है, एक्सेप्शनली शार्प मैनेजर, कैसा मैनेजर, एक्सेप्शनली शार्प मैनेजर है, ठीक है। द एडवर्ब एक्सेप्शनली मॉडिफाइज द एडजेक्टिव शार्प, ये शार्प को मॉडिफाई कर रहा है, समझ रहे हो। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, ये सेंटेंस को अच्छे से डीप में समझाती हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ये वाला सेंटेंस सेम लिखती हूँ, आई होप आपको मेरी आवाज आ रही होगी ठीक से। द सीईओ, सीईओ इज एन, the CEO
अब एन नहीं आएगा क्योंकि एक्सेप्शनली था, वॉवल है इसलिए एन आ गया, तो आ लिखेंगे। द सीईओ इज अ शार्प मैनेजर, द सीईओ इज अ शार्प मैनेजर, ठीक है। द सीईओ इज, स्टेट बता रही है वर्ब, कैसा मैनेजर है, स्टेट बता रही है अ मैनेजर, कैसा मैनेजर, शार्प मैनेजर, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, बट उन्होंने उसके आगे एक्सेप्शनली लगा दिया, ली, एक्सेप्शनली, स्लोली, तो एल वाई तो एडवर्ब भी होते हैं, एडवर्ब्स अगर सफिक्स एल वाई लगाए तो वो एडवर्ब भी होता है, ठीक है। अब इसके आगे उन्होंने एक्सेप्शनली लगा दिया, तो एक्सेप्शनली शार्प मतलब एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर रहा है। तो मैंने क्या बोला था, एडवर्ब जो होते हैं वो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं, खुद एडवर्ब्स को भी मॉडिफाई करते हैं, प्रीपोजिशन को मॉडिफाई करते हैं, सबको मॉडिफाई करते हैं, सबको नहीं, कंजंक्शन को और सबको मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको समझाना चाह रही थी। अब नेक्स्ट चलते हैं प्रेपोजिशन। Preposition, by definition, is placed before a noun or its equivalent in order to show its relationship in terms of time, place और etc. नाउन के साथ जुड़ते हैं, टाइम प्लेस आपकी रिलेशनशिप बताते हैं। शी इज सिटिंग टेबल, ऑन द टेबल, प्लेस बता दी, कहाँ बैठी है, ऑन द टेबल। शी इज इन द रूम, कहाँ है, इन द रूम, इन द रूम, रूम के अंदर है, ठीक है। द स्पेस अबव द रूम हाउसेज द कॉन्फ्रेंसेस फैसिलिटी, अबव, ठीक है। तो ये जो अबव है, इट इज शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द रूम एंड द कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी। भाई द स्पेस अबव द रूम, जो स्पेस है, रूम के ऊपर जो स्पेस है, हाउसेज द कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी, मतलब कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी को वो घर देती है, तो रिलेशनशिप बता रहे, ठीक है। There are hardly any rules governing the use preposition. Some feel that it is inelegant to put them at the end of the sentence since they are basically used as a link word. However, as Flower Pie points out, almost all our great writers have allowed themselves to end a sentence or a clause with a preposition. मतलब कि नॉर्मली प्रेपोजिशन से लोग एंड नहीं करते हैं, बट बहुत बड़े बड़े लोग प्रेपोजिशन से सेंटेंस को एंड करते हैं। द थंब रूल इज दैट द सेंटेंस शुड बी रीड वेल, बस सेंटेंस सही से होना चाहिए, लिखा होना चाहिए, ठीक है। दैट इज द ओनली पॉइंट। It is largely the usage that determines the choice of preposition. Americans tend to drop them, but it is largely colloquial. A wrong preposition certainly changes the intended meaning. हाँ, अगर आप किसी पर्टिकुलर वर्ड में रॉन्ग प्रेपोजिशन लगा देते हो तो पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे मैं आपको इन और इनटू का फर्क बता देती हूँ। इन और इनटू, इनटू जब यूज होता है जब कोई चीज मूवमेंट में है, एक्शन में है। इन तब यूज होता है जब कोई चीज स्टेट है। जैसे कि बॉटल जो है वो चल नहीं सकती ना, जो बॉटल होती है वो चल नहीं सकती, ठीक है। तो ये ऑलरेडी इस रूम में रखी है। अब मैं बाहर गई रूम के, किसी ने मुझसे पूछा कि मैम वेयर इज द बॉटल, मैं बोलूंगी इट इज इन द रूम, रूम के अंदर है, चल नहीं सकते। बट अब मैं बाहर से वॉक करते हुए अंदर आ रही थी, एक्शन में हूं, एक्शन में हूं, वॉक करते हुए अंदर आ रही हूँ। तो किसी ने मुझसे पूछा मैम वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तो मैं बोलूंगी आई एम गोइंग इन द रूम, आई एम गोइंग इन टू द रूम। समझ में आया? अब आप बोलोगे मैम बहुत सारे लोग ऐसे गलत इंग्लिश यूज करते हैं, बट वो गलत होती है, वो यूनिवर्सल बन चुकी है, वो सेंटेंसेस यूनिवर्सल बन चुके हैं, बट वो गलत होती है। तो ऐसा नहीं बोलना है, आई एम गोइंग इन द रूम नहीं। अगर आप चल रहे हो, एक्शन में हो, कोई चीज एक्शन में है, तो आई एम गोइंग इन टू द रूम, नॉट इन द रूम, ठीक है। तो ये गलत हो जाता है, कहीं कहीं आप प्रेपोजिशन गलत करते हो तो मीनिंग चेंज हो जाता है। अगर मैंने बोल दिया आई एम इन द रूम, आई एम गोइंग इन द रूम, मतलब मैं ऑलरेडी रूम में हूं बट मैं उसमें जा रही हूं, ये मतलब हो जाता है, ठीक है। Therefore, we have to learn the use of prepositions carefully. All standard dictionaries list the root word along with different prepositions or adverbial phrases and also show the difference in meaning. और काफी सारे verbs होते हैं, prepositions होते हैं, prepositional phrases होते हैं, जिनके साथ आप like कुछ words के आगे आप preposition लगा तो मतलब ही change हो जाता है। जैसे कि ran अवे, रैन के साथ आपने अवे यूज करा है,
रैन के साथ आपने फ्रेंड्स अवे यूज करा है, तो इसका मतलब क्या होगा? सोचो, 1 सेकेंड आपके पास है, सोचो क्या होगा। सोच लिया? रुक जाओ, पानी पी ले लो। रैन अवे, तो प्रेपोजिशन है रैन अवे, शी रैन अवे, वो भाग के चले गई। बट रैन के साथ ही, वर्ब के साथ ही, एडवर्बियल या वर्ब के साथ ही इनटू लगा दिया। ही रैन इनटू मी yesterday, I ran into my school friend yesterday. What is ran into? रैन इनटू मतलब हो जाता है कि आप किसी पर्सन से जिससे आपकी बात नहीं होती थी, जिससे आप मिलते नहीं थे, उसे अचानक से कहीं पे मिल जाओ, वो कहीं अचानक से आपसे आपसे टकरा जाए, दैट इज रैन इनटू। ठीक है, तो ये डिफरेंस आ जाता है प्रेपोजिशन में, अगर आप प्रेपोजिशन गलत लगा देते हो वर्ब्स के साथ। ठीक है, तो एक फ्रेंड है मेरी, स्टोरी है छोटी सी, वो आई मेरे पास एंड शी सेड, यार पता है कल क्या हुआ, आई रैन इन द माई एक्स। तो मैंने बोला, आई रैन इन द माई एक्स मतलब क्या बोल रही है? आई रैन इन माई एक्स, आई रैन इन माई एक्स, आई रैन इन द माई एक्स। तो बोलती, अरे मतलब मेरे को अचानक से वो मिल गया था। तो मैंने बोला, भाई इन नहीं लगता प्रपोजिशन, पहली बात तो आई रैन इन टू माई एक्स ऐसे होगा। तो बोलती, अच्छा ओके हाँ जो भी यार, फीलिंग्स को समझ बस। चलो, the root word gets convey elasticized meanings when used it. ठीक है, जैसे इटैलिसाइज्ड बोल रहे हो, इलाटिसाइज्ड, वही। देखो जब आप ना 3 घंटे 2 घंटे कंटिन्यूसली बोलते हो ना, तो समझ जाना, अगर मेरे साथ ये चीज़ हो रही है ना, तो होता क्या है, इससे पहले भी एक क्लास थी, इसके बाद भी एक क्लास है, और अभी भी एक क्लास है। दिन भर से इंसान ना जब बोल रहा होता है तो वो फंबल करता है। तो the root word gets conveys italicized meaning when used it. About मतलब move or spread. ठीक है, across, be under, I came across the point, I came across the point. Ahead, make progress, walk ahead. Okay, along, manage, along मतलब manage, go along with him, manage with him. ठीक है, at, gain access to, she is at this position. ठीक है, अवे, शी रैन अवे, एस्केप हो जाना। ओवर, आई एम ओवर हर, मैं उसे भूल चुकी हूँ। आई एम ओवर हिम, मैं उसे भूल चुकी हूँ। राउंड, परस्यूएट, गो राउंड इट, परसुएट करो, किसी चीज के पीछे भागो, गो राउंड। ओके, अब आते हैं कंजंक्शन पर। कंजंक्शंस वो होते हैं, जंक्शन जैसे मैंने बताया, जो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। दो सेंटेंसेस को एक वर्ड जोड़ दे और उसको एक ही सेंटेंस बना दे, वो होता है आपका कंजंक्शन, जंक्शन। ठीक है, ये होता है, मैंने बताया था, शी इज अ राइटर, फुल स्टॉप। शी इज अ सिंगर, फुल स्टॉप। बट दो सेंटेंस है, दो फुल स्टॉप है, मतलब दो सेंटेंस है, एक फुल स्टॉप लगाना है इनमें। तो शी इज अ राइटर बट शी इज अ सिंगर, या एंड शी इज अ सिंगर, बिकॉज शी इज अ सिंगर, जो भी आप लगाना चाहो। तो ये वर्ड से एक फुल स्टॉप कम हो गया और इन दोनों ने मिलके एक ही सेंटेंस बना दिया, दैट इज कंजंक्शन। ओके, चलो, वी रिसीव्ड योर लेटर एंड टेलीग्राम बट रिग्रेट आवर इनएबिलिटी टू अटेंड द मीटिंग। एंड, बट, तो अब यहां पे बोलोगे मैम कंजंक्शन कहाँ है, कंजंक्शन कहाँ है? तो कंजंक्शन यहाँ पे आपको सब जगह ही दिख रहा है। वी रिसीव्ड योर लेटर एंड टेलीग्राम, ऐसे भी लिख सकते थे, वी रिसीव्ड योर लेटर एंड वी रिसीव्ड योर टेलीग्राम, नहीं, वी रिसीव्ड योर लेटर एंड टेलीग्राम बट रिग्रेट आवर इनएबिलिटी टू अटेंड द मीटिंग। तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, वी रिसीव्ड योर लेटर, फुल स्टॉप, वी रिसीव्ड योर टेलीग्राम, फुल स्टॉप, we regret our inability to attend the meeting, full stop। तीन सेंटेंस हो रहे थे, तीनों को जोड़ के एक कर दिया, मतलब कि कंजंक्शन है। कंजंक्शन में ऑल्सो बी यूज इन पेयर्स, पेयर्स में भी कंजंक्शन यूज हो सकते हैं। ठीक है, neither nor, either or, not only but also, both and, whether और एटसेट्रा। पेयर में भी हो सकते हैं, neither he is doing something good nor I want to know it, मतलब कि दो सेंटेंसेस को neither nor ने जोड़ रखा है। या फिर he is doing good, full stop, he is doing good, he is not doing good, full stop, I don't want to know it, full stop। दो सेंटेंस, बट इसको जोड़ दिया पेयर ने, neither he is doing good,
अब यहाँ पे जब नाइदर यूज कर दिया तो अपन नॉट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि नाइदर का मतलब ही नॉट होता है, नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। जैसे नॉर्मली मैं बोलती हूँ ही इज नॉट डूइंग गुड एंड आई डोंट वांट टू नो इट, या एंड हटा दो, ही इज नॉट डूइंग गुड फुल स्टॉप, आई डोंट वांट टू नो इट, फुल स्टॉप। दो सेंटेंस, दो फुल स्टॉप। अब इसको पेयर्स भी जोड़ सकते हैं, नाइदर इज डूइंग गुड नॉर आई वांट टू नो इट, नॉर आई वांट टू नो इट, ठीक है। तो ये आपका कंजंक्शन होता है, एंड इन कंजंक्शंस को बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। Not only he is into a lot of things, but also he is very talented. समझ रहे हो आप मेरी बात को, ठीक है। और whether और, ठीक है, whether you can do this, नहीं, हाँ, whether if, ये सारे जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं, जैसे कि whether तो तब यूज होता है जब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है। आइदर यू कैन डू, आइदर और भी ऑप्शन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये को रिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं, इतना आपको जानना जरूरी है। इंटरजेक्शंस की बात करते हैं। Interjections are words which are used in sentence to express emotions or feeling. They may not form parts of grammatical structure. Some of the common interjections are hi, alas, oh, etc. जैसे हिंदी में ओ भाई क्या बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, नहीं यार कसम से, मतलब कितने स्ट्रॉन्ग फीलिंग दी, अरे दिमाग, मतलब दिमाग खराब यार, ओ शिट। तो ये क्या है, ठीक है। तो ये सब आपके स्ट्रॉन्ग इमोशंस है। किसी ने आपको बताया भाई, भाई वो जो लड़की थी ना भाई, उसने स्कूल चेंज कर लिया, आपका रिएक्शन क्या है, शिट यार क्या बता दिया। स्ट्रॉन्ग इमोशन आ गया एकदम से, नॉर्मल, जैसे अभी मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ आपसे, कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन नहीं है, आई एम बीइंग प्रोफेशनल विथ यू, बट एकदम से कुछ हो जाए, ओ शिट, इंटरजेक्शन, ठीक है। मैंने बहुत ड्रामेटिकली आपको समझा दिया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टाइप ऑफ वॉइसेस। अब टाइप ऑफ वॉइसेस की अगर बात करें, ये वो वॉइसेस नहीं है जो आपके अंदर से आती हैं, जो आपके अंदर से निकलती है, समझ रहे हो कि वो वॉइस नहीं है, हाँ, कि भाई हो पाएगा एग्जाम, हो जाएगा, पढ़ तो लेता हूँ, देखेंगे, निकाल पाऊंगा एग्जाम, यार मेहनत करी है यार, निकल जाना चाहिए, नहीं निकल पाएगा यार, नहीं निकलेगा तो क्या करूंगा, एमबीए नहीं यार, सीए नहीं, ये वॉइस नहीं है। चलो, believe in yourself, okay, believe in yourself, never ever listen to your negative voices, always listen to your positive voices or convert them into positive voices, okay। चलो, as a general rule we should use active voice in our sentence। नॉर्मली हम लोग एक्टिव वॉइस यूज करते हैं। एक्टिव वॉइस को मैं आपको समझा देती हूँ। तो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है उस पर वो काम करता है, सब्जेक्ट काम करता है। पैसिव वॉइस में काम कराया जाता है सब्जेक्ट से। नहीं समझ में आया? चलो मैं बताती हूँ। मैंने बोला वी आई, ठीक है, अंशिका ड्रैंक कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। सब्जेक्ट जो है वो काम कर रहा है, अंशिका ड्रैंक कोल्ड ड्रिंक, सब्जेक्ट जो है वो काम कर रहा है। आपकी जो वॉइस है वो एक्टिव है, वॉइस मतलब कि सब्जेक्ट जो है वो काम कर रहा है, अभी एक्टिव है, आपका सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव है, एक्टिव है, उसमें फुर्ती है, वो काम करने लायक है, समझ रहे हो। सब्जेक्ट जो है वो काम करने लायक, ही इज एक्टिव, ड्रैंक, अंशिका ड्रैंक कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, ठीक है। बट मैंने बोला पैसिव वॉइस है, सब्जेक्ट से काम कराया जाता है, सब्जेक्ट से बेचारे से काम कराया जाता है, तो कोल्ड ड्रिंक इज ड्रंक बाय अंशिका, बेचारी अंशिका से काम कराया जा रहा है। आई होप समझ में आ गया हो। तो वॉइस हमेशा एक्टिव यूज होती है, हम अपने नॉर्मल सेंटेंस में भी यूज करते हैं, जैसे कि
तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन। तो मेरे दिल का ले गए चैन तेरे मस्त मस्त दो नैन, ये पैसिव वॉइस है। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, ये एक्टिव वॉइस। समझ गए भावनाओं को? ठीक है। चलो, for example, please place the order within 60 days of the receipt of the quotation. An exception is however made when sending out negative messages or fixing responsibility. अच्छा, जैसे कोई नेगेटिव मैसेज देना है या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी उसे फिक्स करना है, वहां नॉर्मली फिर पैसिव वॉइस यूज किया जाता है, क्योंकि वहां पे आपको ऑर्डर देना होता है, दिस शुड बी डन विद इन दिस वीक। ठीक है, दिस वर्क हैज टू बी डन। ठीक है, जहां पे भी आप देखोगे ना वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बी, अब वो भी आप लोग को बहुत डीप लगेगा। ठीक है, वो थोड़ा एक कॉन्सेप्ट है। तो जहां पे भी आप देखोगे कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला आई हैव टू डू दिस वर्क, आई हैव टू डू दिस वर्क। अब उसको आपने देखा कि भाई ये एक्टिव वॉइस है, बट जब जहां पे आपको उसको अपने आप को नेगेटिवली देना है, फिर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी में कन्वर्ट करना है, दिस वर्क हैज टू बी डन, दिस वर्क हैज टू बी डन। ठीक है, समझ रहे हो? चलो, फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ द टू रिस्पॉन्सेज गिवन बिलो द लैटर इज लाइकली टू बी रिसीव्ड बेटर। यू हैव फेल्ड टू प्लेस द ऑर्डर दिस टाइम। अब आपको जब भी आपका ऑर्डर फेल होगा या डिले होगा, तो आपको ऐसे कोई बोले कि आप जैसे आपको आता है ना, योर ऑर्डर हैज बीन डिले, अनफॉर्चुनेटली योर ऑर्डर हैज बीन डिलेड। तो अब ये जो है वो पैसिव वॉइस है, ये जो है वो पैसिव वॉइस है। अगर वो आपको ऐसे लिखे कंपनी हैज डिलेड योर ऑर्डर, कंपनी हैज डिलेड योर ऑर्डर, नहीं अच्छा लगेगा ना, तो योर ऑर्डर हैज बीन डिलेड, ये सही है, ये थोड़ा प्रोफेशनल लगता है। तो कभी भी फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज में या फिर नेगेटिव मतलब नेगेटिव मैसेजेस में आप ऐसा करते हो, नेगेटिव मैसेज ही है कि ऑर्डर डिले हो गया, आपका नेगेटिव इमोशन निकलेगा, अरे यार लेट हो रहा है, लेट आ रहा है। ठीक है, passive voice is also found more suitable while drafting legal formulations as no identifiable subjects can be mentioned. ठीक है, पैसिव वॉइस में पता है कभी कभी क्या होता है, पैसिव वॉइस में नॉर्मली सब्जेक्ट्स को हटा दिया जाता है कहीं कहीं। शी इज, शी इज, अच्छा अब यहां पे देखो, पुलिस अरेस्टेड हर, ये एक्टिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है, पुलिस अरेस्टेड हर। ठीक है, अब आप बोलोगे समझ कैसे आता है कि एक्टिव वॉइस कौन सी पैसिव वॉइस कौन सी? वो आपको डीप में चैप्टर पढ़ना पड़ेगा तभी समझ में आता है, बहुत ज्यादा डीप नहीं, बट उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स है, कॉन्सेप्ट्स भी नहीं है, वर्ब है, वर्ब आप अगर अच्छे से समझ पाते हो तो बहुत आराम होता है, बट अभी आपको इतना जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझना पैसिव लिखा हुआ है कि पैसिव वॉइस में कभी कभी लीगल फॉर्मुलेशन, मतलब कि कोई लीगल मैसेज भेजना है, कुछ करना है, तो आप पैसिव वॉइस यूज करते हो, बिकॉज वहां पे सब्जेक्ट्स को हटा दिया जाता है, तो वो थोड़ा अच्छा लगता है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे पुलिस अरेस्टेड हर, ठीक है, पुलिस अरेस्टेड हर, पुलिस अरेस्टेड हर, लड़की है। अब अगर इसको आप पैसिव वॉइस में करोगे तो वो ऐसा हो जाता है, सब्जेक्ट हट जाता है, ये जो सब्जेक्ट है ये हट जाता है। ठीक है, शी वॉज अरेस्टेड, शी वॉज अरेस्टेड। अब आप बोलोगे मैम बाय पुलिस लिखो ना, शी वॉज अरेस्टेड बाय पुलिस, ये पैसिव वॉइस होगा, बट वो लिखना मेंशन करना पैसिव वॉइस में जरूरी नहीं होता, वहां पे सब्जेक्ट हट जाते हैं और वो बहुत प्रोफेशनल हो जाता है। शी वॉज अरेस्टेड, अरेस्ट भाई पुलिस ही करेगी और कौन करेगा। जैसे कि मैंने बोला इंग्लिश टीचर टीचर्स इंग्लिश, इंग्लिश टीचर टीचर्स इंग्लिश, अगर आप उसको पैसिव वॉइस में करोगे तो इंग्लिश इज टॉट बाय, इंग्लिश इज टॉट, दैट्स इट। बाय टीचर नहीं लिखोगे क्योंकि ऑब्वियसली बात है टीचर ही पढ़ाएगा उसको और कोई नहीं पढ़ाएगा, मेड नहीं पढ़ाएगी, गर्लफ्रेंड नहीं पढ़ाएगी, बॉयफ्रेंड नहीं पढ़ाएगा, मम्मी नहीं पढ़ाएंगे, पापा नहीं, टीचर ही पढ़ाते हैं और मम्मी पापा भी उस पर्टिकुलर टाइम पे टीचर बन जाएंगे। तो सब्जेक्ट्स हटा दिया जाता है, तो पैसिव वॉइस को लीगल फॉर्मुलेशंस में बहुत ज्यादा अच्छे से यूज करा जाता है, ड्राफ्टिंग लीगल फॉर्मुलेशन, बिकॉज वहां पे सब्जेक्ट हट जाता है, वो ज्यादा और प्रोफेशनल लगता है। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल, फॉलो द ट्रैफिक रूल्स वाइल ड्राइविंग, follow the traffic rules while driving, the traffic rules should be followed while driving, passive voice, ठीक है। अच्छा, अब आर्टिकल्स पे आते हैं। आर्टिकल्स आपके होते हैं ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स, दे कम बिफोर नाउन्स, सिर्फ नाउन्स के पहले आते हैं। ए और एन इज कॉल्ड एन इंडेफिनिट, इंडेफिनिट मतलब कि कोई किसी को कैसे बता नहीं रहे, दिस इज एन एप्पल, दैट इज एन एप्पल, दोज आर एप्पल, एप्पल्स, अरे मतलब कि डेफिनेट नहीं है, समझ लो, डेफिनेट मतलब कि स्पष्ट नहीं है, ठीक है। दिस इज अ हाउस, कौन सा मतलब स्पष्ट नहीं है, ये नहीं बोला कि वो वाला हाउस है, कोई पर्टिकुलर हाउस नहीं है, पर्टिकुलर वो नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है, उसको ज्यादा भाव देने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला दिस इज अ कंप्यूटर, बट अगर इस कंप्यूटर में मैंने किसी फ्रेंड के साथ अपनी जो बेस्ट फ्रेंड है उसके साथ मूवी देखी थी, मेरी मेमोरीज शेयर करी थी, तो फिर मैं अगर किसी को बताऊंगी तो इतने सारे कंप्यूटर्स में, दुनिया में इतने सारे कंप्यूटर्स हैं, उनमें से दिस इज दैट कंप्यूटर, या फिर दिस इज द कंप्यूटर, दिस इज द कंप्यूटर इन विच आई सॉ जो भी हमारी मेमोरीज है, ठीक है। तो आई होप समझ गए हो गया कि दिस इज द कंप्यूटर इन विच आई सॉ दैट मूवी विद माई फ्रेंड, ठीक है। तो आप आई होप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। इनडेफिनेट होते हैं कि जिनमें आपको कुछ स्पष्ट नहीं करना है, डेफिनेट होते हैं जिसमें आप स्पष्ट बता रहे हो, दिस इज दी ताजमहल, दिस इज द हाउस वेयर आई लिव, ये वही हाउस है, इतने सारे हाउसेस में ये वही हाउस है जहां मैं रहती हूँ, यहाँ पे आप स्पष्ट शब्दों में बता रहे हो, तो द डेफिनेट होता है, ये डेफिनेट आर्टिकल होता है, और ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट वेरी क्लियरली, ओके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, indefinite articles are used before singular countable noun, example a car, an apple, singular countable noun, nouns होने चाहिए, ठीक है, और उनको अगर आपको बताना है सिंगुलर एक, प्लूरल आपको पता है ना, प्लूरल सिंगुलर, तो एक बताना है, और काउंटेबल के सामने ही आप बताओगे एक दो, अगर कोई चीज काउंटेबल नहीं है तो मैं एक थोड़ी बताऊंगी। अब जैसे हेयर है, इसको आप काउंट कर सकते हो क्या, ये सारे बाल आप काउंट कर सकते हो क्या, नहीं, अनकाउंटेबल होता है, तो इसको मैं कैसे बताऊंगी, अ हेयर, एक हेयर, एक बाल, काउंट ही नहीं हो सकते, जो चीज काउंट नहीं हो सकती उसमें आप एक कैसे बोलोगे, नहीं बोल सकते। आप बोलोगे, बोल सकते हैं मैम ये एक बाल तो बोल सकते हैं, हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में नहीं बोल सकते, ठीक है। तो the article is used before singular countable noun, a car, an apple, a table. The definite article is used before singular countable nouns, plural countable nouns and uncountable nouns. The pen, the milk. But इसमें difference क्या है, the pen, अगर आपको बोलना है ये पेन है, this is a pen, लेकिन आपको बोलना ये वही पेन है, डेफिनेट करना है, स्पष्ट करना है कि इससे मैंने एग्जाम में लिखा था, तो सॉरी, दिस इज द पेन by which I wrote in this examination, स्पष्ट करा, स्पेशल बना दिया, तो द लगाओगे, और वो सबके साथ लगा सकते हो जिसको भी आप स्पेशल बनाना चाहते हो, ठीक है। दिस इज द गर्ल whom I want to marry, ठीक है, समझ गए। The article an is used before the noun which is attached begin with vowel sounds। अच्छा, आ और an का तो आपको पता होगा, आ कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ यूज होता है, और एन वॉवल साउंड्स के साथ यूज होता है। वॉवल क्या होते हैं, ए, अच्छा, एन जो होता है वो वॉवल साउंड्स के साथ यूज होता है, ए, ई, ओ, यू, आई, ठीक है। हिंदी में आप उन्हें स्वर बोल सकते हो, ठीक है, जैसे कि आ, ई, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, ए, ठीक है, ये स्वर होते हैं आपके, तो हिंदी में स्वर होते हैं। तो आपको अब देखना है कि किसके अ लगाना है कि एन लगाना है, तो इसका बड़ा प्यारा टेक्निक होता है। आपको अगर पता है कि मैंने बोला यूरोप, तो मैंने साउंड्स बोला, आप लेटर पे मत जाना, आप यूरोप के आगे आप आ लगाओगे कि एन लगाओगे, क्वेश्चन मार्क, सब बोल रहे हैं एन लगाएंगे,
नहीं नहीं, मैंने बोला साउंड, साउंड होना चाहिए। लेटर पे मत जाओ, लेटर पे मत जाओ, लेटर पे जाओगे तो आप लगा दोगे। मैंने बोला वॉवल साउंड। यूरोप, इसको हिंदी में लिखो जरा, यूरोप। ये तो या है, या है, क्या ये स्वरों में आ रहा है? ये स्वरों में आ रहा है? नहीं आ रहा, ठीक है। य, यूरोप, य, यूरोप, ये है उसका साउंड। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप आ लगाओगे, अ यूरोप। मतलब ऐसे मैं बता रही हूँ, वैसे तो अ भी नहीं लगेगा, बट हाँ ठीक है, समझ गए। आई होप आप लोग मेरी बात को। एनवेलप, एनवुलप, इसके आगे आप अ लगाओगे कि एन लगाओगे? आसान है, एनवेलप, एनवेलप। साउंड आ रहा है ना, आ का साउंड आ रहा है, एनवेलप। इसको हिंदी में भी लिख के देख लो, एनवुलप। ए आ रहा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है फिर इसमें एन लगेगा, एनवेलप। ठीक है, चलो। यूसेज, अच्छा अब यूसेज की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मली इसका यूसेज क्या होता है? यूसेज implies the manner in which native speakers of language use it, the body of conventions governing the use of language, especially those aspects not governed by grammatical rules. Habitual or customary use often lays down new standards of acceptance. For example, it is me, वो बोल रहे हैं नॉर्मली, किसका ऐसे लोग अपनी तरह से इसका यूज करते हैं। ग्रामेटिकल रूल्स के हिसाब से सब कुछ अलग है, और हम लोग जो इंग्लिश बोलते हैं कहीं कहीं हम लोग बहुत गलत इंग्लिश बोलते हैं, काफी ज्यादा गलत इंग्लिश बोलते हैं। जैसे कि मैंने बोला इट इज मी, एक्चुअली में गलत होता है, इट इज आई होता है। अब इसका क्यों ऐसा क्यों होता है, उसका एक रीजन है। ट्रांजिटिव वर्ब्स के आगे हमेशा सब्जेक्ट, अच्छा वो आपको मैं नहीं बताऊंगी, इट, वो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं ऐसा आपको नहीं बताऊंगी। ठीक है, बस मैं इतना बता रही हूँ कि सही होता है इट इज आई, ये सही होता है। बट लोग तो इट इज मी बोलते हैं, लोग तो इट इज मी बोलते हैं। अब वो बोलते हैं, बट ग्रामेटिकली आप मुझसे पूछोगे कि क्या करेक्ट है, तो ये करेक्ट है। और एग्जाम में अगर आपको लिखने को आएगा तो कोई ये लिखना है, वरना इसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। लोग तो कुछ भी बोलते हैं, लोग तो स्लैंग्स बना देते हैं। व्हाट्सएप स्लैंग बन गया, बट आप प्रोफेशनली उसको व्हाट्सएप नहीं लिख सकते, गलत है। इट जस्ट अ स्लैंग, वो तो लैंग्वेज बन चुकी है जो कि लोगों को अंडरस्टैंड होने लग गई है, आने लग गई, तो बोलते हैं लोग नॉर्मली। बट एक्चुअली इट इज नॉट अ प्रोफेशनल वे, बिकॉज अगर आप एग्जाम में लिखोगे तो एग्जाम में कंसिडर नहीं करा जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये बस ऐसे बता रही कि लोग तो फिर कुछ भी बोलते हैं, आपको जैसे यूज करना हो। हाँ, आप टेंसेस की बात करते हैं। टेंसेस जो है आपका, आई थिंक हम लोग काफी पार्ट कवर कर चुके हैं। ओके, वी डोंट हैव ज्यादा ऐसे पार्ट पढ़ने के लिए, बट हाँ, टेंसेस भाई, टेंसेस जो होता है ना वो आपको टाइम बताता है, बट टेंसेस इज नॉट इक्वल टू टाइम, नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज इक्वल टू टाइम। जैसे मैंने बोला आई एम कमिंग टुमारो, आप टुमारो मत पढ़ो, आई एम कमिंग बोलते हैं। तो आई एम से, एम वर्ब से आपको समझ में आ रहा हो, वर्ब ही, ये जो वर्ब्स होती है ना इन्हीं से टेंस बनता है, ये जो वर्ब्स होती है ना हेल्पिंग वर्ब्स, इन्हीं से टेंस बनता है। तो एम से आपको समझ में आ रहा है कि प्रेजेंट की वर्ब है। अगर आई वॉज कमिंग होती तो पास की वर्ब होती, बट यहाँ पे टुमारो लगा है, मतलब कि टेंस इसमें प्रेजेंट यूज हुआ है, बात कल की हो रही है। तो नॉट ऑलवेज टेंस इज इक्वल टू टाइम, बट टेंस जो होता है वो टाइम जरूर बताता है। ठीक है, तो ये मैं आपको बताना चाह रही थी। राइट, आई राइट दिस लेटर टू माई मदर, प्रेजेंट, मैं लिखती हूँ। आई रोट द लेटर यस्टरडे, मैंने लिखा था, पास्ट। आई शैल राइट, मुझे लिखना चाहिए, फ्यूचर। तो तीन ही टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आई राइट दिस लेटर टू माई मदर, अच्छा आप कैसे समझोगे कि टेंस प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है? देखो, वर्ब की ना 5 फॉर्म होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। आप बोलोगे मैम 3 ही पढ़ी थी, बट 5 होते हैं। फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म प्रेजेंट की वर्ब बताती है, प्रेजेंट की वर्ब बताती है। सुनना, ध्यान से सुनना, फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म प्रेजेंट की वर्ब बताती है। बस दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होती है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होती है। राइट,
राइट्स। अब इसमें प्लूरल सब्जेक्ट जैसे दे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो वो अपने आगे राइट लेगी। मैंने बोला शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक ही इंसान की बात हो रही है, तो राइट्स। अब आप बोलोगे मैम आई के साथ तो राइट यूज होता है और आई तो सिंगुलर होता है, तो ये एक्सेप्शनल होता है। आई और यू एक्सेप्शनल होता है इंग्लिश में। आई और यू के साथ ऐसा होता है कि ये दोनों एक्सेप्शनल होते हैं, ये होते सिंगुलर है बट अपने आगे वर्ब्स जो होती है वो प्लूरल लेते हैं। बाकी सब जगह यही रूल फॉलो होता है, शी के साथ राइट्स और आई दे के साथ राइट। ठीक है, ये आई होप समझ में आया आपको, आई होप समझ में आया होगा। और ये प्रेजेंट की वर्ब होती है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आपने राइट यहाँ पे देखी है तो कुछ आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब मैंने बोला रोट, ये सिंपल पास्ट टेंस है और इनके आगे कोई हेल्पिंग वर्ब्स भी नहीं लगती, कभी भी इनके आगे हेल्पिंग वर्ब्स नहीं लगती। जैसे आई रोट, पास्ट है, सिंपल पास्ट है। फिर एक होता है रिटन, ये होता है पास्ट परफेक्ट के साथ यूज। आई हैव रिटन, दे हैव रिटन, ये भी पास्ट पार्टिसिपल वर्ब्स होते हैं बट इनके आगे हमेशा हैज हैव ऐड आता है, हैज हैव हैड आता है। ये अपने मतलब ये हैज हैव हैड अपने आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। शी हैज रिटन, दे हैव रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में बहुत यूज होती है, पैसिव में ही यूज होती है। फोर्थ होती है राइटिंग, ये कंटिन्यूटी बताती है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है, ये भी अकेले नहीं आती, ये इज एम आर के साथ आती है। शी इज राइटिंग, शी दे वॉज राइटिंग, दे वर राइटिंग, शी वॉज राइटिंग। ठीक है, तो ये भी प्रेजेंट होती है। और ये तो ये आप समझ गए होंगे कि ये कुछ वर्ब्स होते हैं, इनके टाइप्स होते हैं और ये दोनों अकेले आते हैं, इनको हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत नहीं होती। बट वर्ब की थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म को हमेशा जरूरत पड़ती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म को हैज हैव हैड की जरूरत पड़ती है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म को इज एम आर की जरूरत पड़ती है। शी इज राइटिंग, शी राइटिंग नहीं हो सकता, और राइटिंग कंटिन्यूटी बताती है ये। ठीक है, अब अगर बात करते हैं इन द फर्स्ट सेंटेंस, अच्छा ये तो बता दिया। रीड दी सेंटेंसेस, I read a book, I am reading a book, I have read a book, I have been reading a book। अच्छा, अब इसको बहुत अच्छे से अगर मैं आपको समझाती हूँ, अगर आप इसे बहुत अच्छे से समझते हो तो मैंने आपको बोला था रीड ले लो। ठीक है, रीड वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म रेड, रेड, फोर्थ फॉर्म रीडिंग एंड फिफ्थ फॉर्म रीड्स। ठीक है, अब इधर पे अगर मैं आपसे बात करूं तो ये प्रेजेंट वर्ब होती है ना, ये प्रेजेंट की वर्ब होती है, ये पास्ट की होती है, ये प्लूरल वर्ब होती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आती है। ये हैज, हैव और हैड के साथ आती है। ये इज, एम, आर, वॉज और वर के साथ आती है। और ये अकेली आती है, ये अकेली आती है, आप इनके आगे इज, एम, आर, वॉज, वर नहीं लगा सकते। हैज हैव हैड लग गया, इसके आगे हैज हैव हैड लग गया तो फिर वो वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी, फिर ये नहीं रहेगी, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म नहीं रहेगी। ठीक है, फिर उसके बाद ये होती है आपकी प्रेजेंट की सिंगुलर। अब आप यहीं देखो, आई रीड अ बुक, चेक करो, फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट वर्ब लगी है, प्रेजेंट वर्ब लगी है, प्रेजेंट टेंस है। यहां पे लिखा होता है शी, तो फिर ये लगती शी रीड्स अ बुक, एक ही है ना, तो शी रीड्स अ बुक। अब दूसरे पे आते हैं कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, कोई एक्शन जो है वो कंटिन्यूटी में है, ये डेली बेसिस पे होता है। आई रीड अ बुक, प्रेजेंट पे, अभी मेरे प्रेजेंट के जो हालात हैं इसमें मैं रोज बुक रीड करती हूँ या ऑफन रीड कर लेती हूँ या वीकली रीड कर लेती हूँ, मेरे प्रेजेंट के हालात ऐसे सेंस देने के लिए। बट मैंने बोला अभी मैं रीड कर रही हूँ, अभी मैं रीड कर रही हूँ, तो फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब लगती है, मतलब कि आईएनजी। I am reading a book, which is present continuous tense. I am teaching you right now, continuous tense. You are studying right now. You are watching me right now. अगर आपने बोला you watch me, तो मतलब आप मुझे देखते होगे, डेली देखते हो, प्रेजेंट में। ठीक है, you watched me, आप देखते थे,
बहुत डिफरेंस है, ठीक है। अभी आप मुझे देख रहे हो तो ये कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब कि आपने अभी अभी कोई एक्शन को परफेक्टली खत्म कर दिया। तो यहाँ पे अब पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के साथ, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के साथ प्रेजेंट की वर्ब्स लगती है, हेल्पिंग वर्ब्स लगती है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के साथ प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब्स लगती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका जो हैज है और हैव है, ये प्रेजेंट को डिनोट करता है क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और जो हैड है वो पास्ट को डिनोट करता है। अब हैज जो है वो आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव जो है वो आता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। HA के साथ हैज मतलब सिंगुलर और HA के साथ वी मतलब प्लूरल, ठीक है, ये समझ में आया। और ये पास्ट के साथ आता है। अब आप पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर बात करोगे तो प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट टेंस मतलब होता है कि अभी अभी कोई एक्शन हुआ है कंप्लीट, अभी अभी आपने कंप्लीट करा, मेरा वीडियो देख के कंप्लीट कर दिया। आपको इंग्लिश में सेंस देना है, इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना है कि आपने अभी अभी वीडियो देख के कंप्लीट करा है, तो उसको अभी अभी आ रहा है मतलब प्रेजेंट आ रहा है, पास्ट की बात नहीं कर रहे। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे यू हैव आएगा क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हमेशा जो पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं, चले भले पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, उसमें हैज हैव ऐड आता ही है। हैज हैव फॉर प्रेजेंट, हैड फॉर पास्ट, एंड फ्यूचर में तो फिर हैज बीन और इस जो भी बी की वो जो भी आती है वो अपन पढ़ेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अभी आपने बोला कि प्रेजेंट में आपने एक एक्शन को कंप्लीट करा है, उसका सेंस इंग्लिश में देना है, तो दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने मेरा वीडियो देख के अभी खत्म करा, तो और प्रेजेंट में ही करा है, पास में नहीं करा है। पास में किया होता तो हैड आएगा, समझ रहे हो। जैसे मैंने बोला यू हैव वॉच्ड माई वीडियो राइट नाउ, आपने बस अभी अभी देख के बस खत्म ही करा। आपसे पूछा है तुमने कब वीडियो देखा था, तो उन्होंने बोला कि, आपने बोला कि आई हैव वॉच्ड दिस वीडियो राइट नाउ, मतलब आपने खत्म करा, आई हैव वॉच्ड दिस। या फिर अभी आपने कोई मूवी रिसेंट में देखी, आई हैव वॉच्ड दिस मूवी, या फिर शी हैज वॉच्ड दिस मूवी। हैज क्यों आया शी के साथ, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। आई के साथ क्योंकि आई एक सिंगुलर, इकलौता ऐसा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है आई और यू जिसके साथ प्लूरल वर्ब्स लगते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। फिर कंटिन्यूटी, कोई एक्शन आपने पास्ट में स्टार्ट करा था और वो अभी भी प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है, तो फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे आपने पास्ट में बुक रीड करना स्टार्ट करी थी और वो अभी तक आप करे जा रहे हो बुक रीड, तो आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक, I have been watching this movie, I have been watching this series since Monday, since Friday, since ये, since वो, ठीक है। तो ये होता है डिफरेंस। आगे चलते हैं, ठीक है। अब सिंपल पास्ट की बात करते हैं, तो देखो अब जैसे कि प्रेजेंट की बात करी थी, प्रेजेंट में ही इसको कन्वर्ट करते हैं ना पास्ट में, आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। इधर ही देखो, आई रीड अ बुक, आई रीड अ बुक, ठीक है। आई रेड अ बुक, आई रेड अ बुक, सिंपल, ठीक है। आई रेड अ बुक। आपको ऐसे नॉर्मल सेंटेंस में ऐसे लिख कर नहीं आएगा, अगर बोलने पे आता है तो आ जाता है। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो आई रेड अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक। अब आप पास्ट में बुक को रीड कर रहे थे वो वाला सेंस देना है, तो आई वॉज रीडिंग अ बुक। जैसे आप पास्ट में बुक रीड करते थे तो मैं बुक रीड करा करता था, आई रेड अ बुक, आई रेड अ बुक, ठीक है। आई यूज टू रेड अ बुक नहीं, आई रेड अ बुक, सिंपल सिंपल सही है वो, कोई आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप पास में बुक रीड कर रहे थे, आई वॉज रीडिंग अ बुक, आई वॉज रीडिंग अ बुक। आपने पास्ट में बुक रीड करके कंप्लीट कर दी थी, छोड़ दी थी, आई हैड रेड अ बुक, मैंने पढ़ ली थी, आई हैड रेड अ बुक। आप पास्ट में कोई एक्शन स्टार्ट करा था और उसे कंटिन्यू रखा और फिर पास्ट में ही खत्म कर दिया, तो आई हैड बीन रीडिंग दैट बुक। सिंपल सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। इट्स जस्ट फॉर योर सेंस एंड नथिंग एल्स, ठीक है। यस, अब नाउ फ्यूचर की बात करें, आई शैल रीड अ बुक। अब जब भी मॉडल्स आती है ना, ये मॉडल्स होती है शैल, विल, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट। मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जंप फर्स्ट फॉर्म है,
जम्प्ड नहीं लिखी है, जंपिंग नहीं लिखी है, जंप्स नहीं लिखी है, जंप लिखी है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आते हैं। सिंपल प्रेजेंट फ्यूचर क्या होगा कि आपको ऐसे करनी चाहिए, राइट, यू हैव टू डू इट, आपको करनी चाहिए। जस्ट अ सेकेंड। जब कभी क्लास में आओ और कोई ऑर्डर ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। उसके कॉल्स आ रहे बार बार, बट कुछ नहीं कर सकते। चलो, अब आपको बुक रीड करनी चाहिए, आपको हैबिट बनानी चाहिए फ्यूचर में, तो आप बोलोगे आई शैल रीड अ बुक यार ऑन अ डेली बेसिस, मतलब, या फिर आप बोल रहे हो कि आप फ्यूचर में एक बुक रीड करने वाले हो, कर रहे होगे, तो आई शैल बी, आई विल बी रीडिंग अ बुक। आपने फ्यूचर में एक बुक पढ़ के एक टाइम तक खत्म कर दी होगी, तो आप बोल दोगे आई शैल हैव रेड द बुक, मतलब आई शैल हैव रेड द बुक, आई विल वुड हैव रेड द बुक, आई शैल हैव रेड द बुक, आई विल हैव रेड द बुक। मतलब कि आपसे मैंने पूछा कि आपकी ये बुक कब तक कंप्लीट हो जाएगी, ये वाली बुक कब तक कंप्लीट हो जाएगी, तो फ्यूचर में ही होगी वो, तो ऑब्वियस सी बात है, अभी तो नहीं होगी, तो आप बोलोगे आई शैल हैव रेड द बुक, आई शैल हैव रेड नहीं, सॉरी, आई शैल हैव रीड द बुक। जब भी शैल, शुड, मे, माइट, विल वो डाटा है, तो इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, रेड नहीं, सॉरी, रीड। आई शैल रीड दिस बुक, आई शैल बी रीडिंग दिस बुक, ठीक है। अब मैंने पूछा कि कब तक वो कंप्लीट हो जाएगी, तो आप बोलोगे आई शैल हैव रीड दिस बुक, आई थिंक ऑन, आई शैल हैव रीड दिस बुक टिल, जो भी, मतलब मैंने इतने टाइम तक ये कर ली होगी, ठीक है, मैंने इसको पढ़ लिया होगा। और अगर आपने, हेलो, हेलो, हाँ जी, मैं एक्चुअली बाहर हूँ भैया, आप मेरे को पहले कॉल करती तो अब मैं आ जाती। नहीं नहीं, मैं अभी बाहर, मतलब मैं क्लास में हूँ, तो मैं आपको अभी पेमेंट नहीं कर पाऊंगी, आई एम सॉरी भैया, मैं बाहर हूँ, मतलब मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगी अभी आपको। हाँ हाँ, ऐसा कर लेंगे। आप बट किसको देंगे, क्योंकि वहाँ सेफ नहीं है। जी, हेलो, क्या बोल रहे हैं? हाँ 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 हाँ, चलिए। तो एक्चुअली एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ गई थी, तो उसमें बस बात करनी पड़ी, क्योंकि आपको बताया था, ठीक है। तो अगर आपको बोलना है कि भाई मैंने ये बुक कंप्लीट कर ली होगी, तो आई वुड हैव बीन, या फिर आई विल हैव बीन, आई विल हैव बीन, सॉरी, आई विल हैव कंप्लीटेड दिस बुक टिल दिस डे, ठीक है। फिर अगर आपने बोलना है कि आपने कोई एक्शन आप फ्यूचर में स्टार्ट करोगे और उसको कंटिन्यूटी तक लेके जाओगे और फिर एक टाइम पे खत्म कर दोगे, तो आप बोलोगे आई विल हैव बीन जंपिंग, या फिर आई विल हैव बीन रीडिंग दिस बुक टिल दिस टाइम, ठीक है। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो टेंसेस के होते हैं। हर टेंस में एक सिंपल टेंस होता है, एक कंटिन्यूअस टेंस होता है, एक परफेक्ट टेंस होता है और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। वेरियस पर्पसेस ऑफ सेंटेंसेस। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, तो ग्रुप ऑफ वर्ड मेक्स मेक कंप्लीट सेंसेस कॉल्ड सेंटेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड एज इन की देयर आर ट्री इज, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड तो है, बट ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। मैंने बोला देयर इज अ ट्री, तो फिर ये कंप्लीट सेंस देगा। तो ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स कंप्लीट सेंटेंस is called a perfect sentence. Okay, अब grammar who lays down rules for arranging word in a certain order to form meaningful sentences. Sentence may be formed too. I make a sentence. The government has decided to disinvest in stake in Air India. Pose a question. अब there are multiple type of sentences. एक sentence जो आपको एक सिर्फ नॉर्मल बात कहेगा, रखेगा अपने सामने। एक है कि जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि शी इज अ राइटर, ये ग्रामर ने ऐसा बनाया है कि शी इज अ राइटर। अब आपको क्वेश्चन पूछना है,
तो आप इस वर्ब को हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है, और हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होती है तो आप डू डज डिड लगाते हो, ठीक है। तो इज शी अ राइटर, और ये क्या हो गया, हाँ, तो अब आपने इस वर्ब को उठाया और बोला इज शी अ राइटर, ये तो क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है। तो आपके कुछ टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। आई गिव अ कमांड, कमांड देने के लिए यूज होते हैं। ब्रिंग अबाउट अ चेंज ऑफ ओनरशिप, या फिर बी अ राइटर, कमांड दे रहे हो। एक्सक्लेमेशन, जहां पे आप फीलिंग्स बता रहे हो। वॉट अ वे टू ब्रिज, जैसे आप जहां पे देखते हो ना, what a beautiful baby, like wow, this is amazing, that is explanation, strong feeling. What a writer यार, what a writer, जहां पे आप देखोगे what a writer, what से जो स्टार्ट हो रहा है, फिर वो एक्सप्लेनेशन देने के लिए एक्सक्लेमेशन मतलब कि अपनी फीलिंग्स एक्सक्लेम करना, बहुत तेज फीलिंग आप अपने दिखा पा रहे हो, शो कर पा रहे हो, ठीक है। एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। The part which names the person or thing we are speaking about is called the subject of the sentence. The part which names the person or thing we are speaking, जिसके बारे में बात हो रही है, वो subject है. Predicate the part in which tells something about the subject. Predicate वो होता है जो subject के बारे में बताए. वही से वही example ले लो. This Sheila is a young woman. शीला की, ठीक है, शी इज अ यंग वुमन। हु इज अ यंग वुमन भाई, शीला इज अ यंग वुमन, शीला इज अ यंग वुमन, राइट। अब शीला इज व्हाट, शीला इज व्हाट, अ यंग वुमन, तो ये आपकी प्रेडिकेट है, ये आपकी प्रेडिकेट है। वर्ब से पहले सब्जेक्ट, वर्ब के पहले सब्जेक्ट, वर्ब के पहले बाद प्रेडिकेट, ठीक है। चलो, एक फ्रेज वो होता है कि जिसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होती और सेंस भी नहीं होता, डिपेंडिंग ऑन इट्स प्लेस द सेंटेंस। नाउन होता है, नाउन फ्रेज होता है, एडजेक्टिवल फ्रेज होता है, एडवर्बियल फ्रेज होता है। फ्रेज मतलब मैंने बोला था सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस इसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, बिना सब्जेक्ट वर्ब की सेंटेंस नहीं होता। मैंने बोला वेट अ मिनट, वेट करो एक मिनट के लिए, तो वर्ब है लेकिन सब्जेक्ट का है, तो ये सेंटेंस है क्या, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट सेंटेंस नहीं है, अगर सब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस नहीं है। फिर मैंने बोला ही शुड वेट अ मिनट, अब सेंटेंस बन गया। जब तक सब्जेक्ट और वर्ब नहीं साथ में आते तब तक सेंटेंस नहीं होता, तो ये फ्रेज है। वेट अ मिनट एक फ्रेज है, एक नॉर्मल फ्रेज है, जैसे लोग यूजुअली बोलते हैं वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, फ्रेज है, ठीक है, सेंटेंस नहीं है। तो फ्रेज कैसे कैसे होते हैं, नाउन होते हैं, एडजेक्टिवल होते हैं, एडवर्बियल होते हैं, फ्रेज होते हैं। राज इज अ वेल्दी मैन, राज इज अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ, ठीक है। अब यहां पे आप देखो, राज इज अ वेल्दी मैन, अ मैन, कैसा मैन, वेल्दी मैन, एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव। मैंने बोला राज इज अ मैन, अब ये हटा दो, ऑफ ग्रेट वेल्थ, क्या ऑफ ग्रेट वेल्थ सेंटेंस है, ऑफ ग्रेट वेल्थ में ना ही सब्जेक्ट है ना ही वर्ब है, तो ये फ्रेज है, ये फ्रेज है, ऑफ ग्रेट वेल्थ एक फ्रेज है। और फ्रेज को कंप्लीट सेंटेंस बनाया जा रहा है जब एक सब्जेक्ट वर्ब आ गए, राज आ गया उसके साथ इज आ गया, तो राज इज अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ, ठीक है। तो ये ही आपको इधर पे समझाया हुआ है। चलो, एडवर्ब फ्रेज क्या होता है, जैसे कि ही आंसर्ड रूडली, ठीक है, कैसे आंसर करा, रूडली करा, आंसर करना इज वर्ब, आंसर करना इज वर्ब, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है रूडली, कैसे आंसर करा, रूडली आंसर करा, ही आंसर्ड, ठीक है, ही आंसर्ड रूडली, उसने ऐसे करा, तो एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है। अब ही आंसर्ड इन अ वेरी रूड मैनर, तो ये फेज है, इन अ वेरी रूड मैनर फ्रेज है, ठीक है। नाउन फ्रेज की बात करें, माई डीमैट अकाउंट हैज बीन क्लोज्ड, माई डीमैट अकाउंट इज हैज बीन क्लोज्ड, डीमैट अकाउंट जो है हैज बीन क्लोज्ड, to win a prize is my ambition, तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे इन डबल सेंटेंस, इटैलाइज
Italicized phrases are noun phrases because they are doing the work of noun. मतलब कि इटैलिसाइज, यहाँ पे इटैलिसाइज्ड करे क्यों नहीं है भाई, इटैलिक में ने करे नहीं है बट लिखा है इटैलिसाइड। ठीक है, इधर से चेक करते हैं, चलो। ठीक है, तो आप ये चीज नोटिस करोगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है माई डीमैट अकाउंट। माई डीमैट अकाउंट एक नाउन है, क्योंकि नाउन का भी काम कर रहा है। टू विन अ प्राइज नाउन का काम कर रहा है, तो ये नाउन फ्रेज है, टू विन अ प्राइज। फ्रेज वो होते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता है, वो नॉर्मली कोई सेंटेंस नहीं होते हैं। उनमें अगर कोई सेंटेंस जुड़ता है तो वो पूरा एक पर्टिकुलर सेंटेंस बनता है। अगर मैंने बोला माई डीमैट अकाउंट, तो पूरा सेंटेंस नहीं है। ठीक है, माई डीमैट अकाउंट सब्जेक्ट है लेकिन इसमें वर्ब नहीं है। टू विन अ प्राइज, टू विन अ प्राइज इस पे वर्ब है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, मतलब तो सिंपली ये बस फ्रेज है और ये फ्रेज आगे पूरा कंप्लीट हो रहा है, तो नाउन फ्रेज है क्योंकि यहाँ पे नाउन का भी काम कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे नाउन का काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब है, वर्ब से पहले पूरा फ्रेज आया हुआ है, नाउन का काम कर रहा है, वर्ब से पहले पूरा फ्रेज आया है। आपकी वर्ब है हैज, उससे पूरा पहले ये पूरा फ्रेज आया है, नाउन। इस वर्ब से पहले पूरा फ्रेज आया है, नाउन। समझ गए? ठीक है, चलो। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की बात करते हैं, तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बहुत टाइप के होते हैं, मतलब कि बहुत बहुत ज्यादा टाइप के होते हैं। द बेसिक नॉलेज ऑफ ग्रामर हेल्प्स अस अंडरस्टैंड डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर और पैटर्न सो दैट वी कैन communicate in a clear, concise and correct manner. A group of words that form a sentence and has a subject and a predicate of its own is called a clause. क्लॉज को आप सेंटेंस भी बोल सकते हो। ठीक है, क्लॉज को आप सेंटेंस भी बोल सकते हो। क्लॉज इज इक्वल टू सेंटेंस, समझना मेरी बात को, क्लॉज इज इक्वल टू सेंटेंस। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि फ्रेज क्या होता है। फ्रेज इज विदाउट एनी सब्जेक्ट और वर्ब। फ्रेज में ना कोई सब्जेक्ट है ना कोई वर्ब है। क्लॉज में सब्जेक्ट भी होती है, वर्ब भी होती है। शी इज अ राइटर। अब बट डिफरेंस ये होता है कि एक सेंटेंस में 5 क्लॉज हो सकते हैं, जैसे कि शी इज अ राइटर एंड हर ब्रदर इज अ सिंगर। समझना, मैंने बोला कि क्लॉज इज इक्वल टू सेंटेंस। क्लॉज और सेंटेंस एक ही होते हैं, बट एक सेंटेंस पे बहुत सारे क्लॉजेस हो सकते हैं। अब आपको कंफ्यूजन हुई होगी, समझो, ये एक पूरा सेंटेंस है, एक फुल स्टॉप लगा है, सब्जेक्ट शी, हु इज अ राइटर, शी इज अ राइटर, इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एक आपका क्लॉज। ठीक है, और उसका ब्रदर, किसका ब्रदर, उसका ब्रदर, प्रोनाउन हर ब्रदर इज, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, दूसरा क्लॉज। तो ये पूरे सेंटेंस में एक फुल स्टॉप, मतलब कि एक पूरा सेंटेंस, पूरे सेंटेंस में 2 क्लॉजेज है। ठीक है, ठीक है, जैसे कि आप इसमें भी देखो, ये वाला सेंटेंस देखो, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म, तो एक सब्जेक्ट और एक आपका वर्ब, ये एक क्लॉज हो गया। ठीक है, एंड हैज अ सब्जेक्ट, फिर ये हैज एक वर्ब आ गई, बट इसका सब्जेक्ट नहीं है, नहीं है भाई। तो अब यहाँ पे देखो, इज कॉल्ड अ क्लॉज। तो ये मतलब आपको ये समझना जरूरी नहीं है कि क्लॉज क्या होता है, बस ये समझना जरूरी है कि जो सेंटेंस है और क्लॉज है वो इक्वल होते हैं। सेंटेंस भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, क्लॉज भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, बट एक ही डिफरेंस है कि जो आपका सेंटेंस होता है वो पूरा एक होता है, लेकिन एक सेंटेंस में 2 क्लॉजेज हो सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, अब इसके आगे देखते हैं। A clause that can make good sense by itself and hence could stand by itself as a separate sentence is called a principal or main clause. अब 2 clauses होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल और मेन क्लॉज,
और एक होता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। इसको मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ, एक ऐसे ही समझना इसको, ठीक है, सिंपली समझना, बहुत आसान है। एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज, जो बिल्कुल, इसको आप बोल सकते हो जो बिल्कुल हाँ प्रिंसिपल क्लॉज। अच्छा, इस वाले प्रिंसिपल में और इस वाले प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ अभी। बट ये देखो, प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है, मतलब कि इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसको किसी की जरूरत नहीं है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। मैं इसको लिखती नहीं हूँ पूरा, जैसे कि मैंने बोला शी इज अ राइटर, इंडिपेंडेंट है, क्या किसी की जरूरत है इसको, क्या किसी, क्योंकि आप देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब मिलके एक सेंटेंस बनाते हैं और एक क्लॉज भी बना सकते हैं। बस एक सेंटेंस में बहुत सारे क्लॉज हो सकते हैं, ठीक है, एक क्लॉज में बहुत सारे सेंटेंस नहीं हो सकते, ऑब्वियस सी बात है। तो एक ही सेंटेंस है तो ऑब्वियस सी बात है एक पूरा सेंटेंस है और इस सेंटेंस पे एक ही क्लॉज है, अभी एंड वेंड से और क्लॉजेस नहीं जुड़े, ठीक है। शी इज अ राइटर, समझ गए। तो भाई ये एकदम आपका जो क्लॉज है ये एकदम, इसको किसी की जरूरत नहीं है, एकदम प्रिंसिपल क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज नहीं है ये। अब एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक क्लॉज होता है जो कि होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, अरे इधर पे नहीं, इसको रखते हैं, हाँ इधर। एक होता है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब इसमें क्या होता है ना, मैंने बोला व्हेन शी वॉज अ सिंगर, अब आप देख रहे हो यहाँ पे व्हेन जुड़ गया है, बट ये देखो शी तो है आपका सब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब, तो क्लॉज तो है भाई, क्लॉज तो है, पर ये सबऑर्डिनेट है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, व्हेन शी वॉज अ सिंगर। अब इसके आगे आपको एक सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी, एक प्रिंसिपल क्लॉज की जरूरत पड़ेगी या फिर एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज ये कैन नॉट स्टैंड अलोन। तो ये डिफरेंस होता है प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज में, जैसे कि मैं आपको एक दूसरे एग्जांपल से बता देती हूँ। प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है, ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज, इसमें मैंने एग्जांपल दिया था आपको शी एट डिनर, चलो ये वाला एग्जांपल लेते हैं। ये क्लॉज तो है, क्योंकि क्लॉज और सेंटेंस का एक ही रूल है कि एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक एट वर्ब होनी चाहिए, सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, क्लॉज तो है भाई, क्लॉज तो है। शी एट डिनर, क्लॉज तो है, ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज और इसको किसी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, पूरा स्टैंड अलोन। इसमें आप कुछ ऐड करना चाहोगे, शी एट डिनर एट दिस पर्टिकुलर टाइम और दैट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, ऐड कर सकते हो, बट जरूरत नहीं है उसको, मतलब वो अकेला भी खड़ा हो सकता है। बट एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब इसमें क्या होता है कि क्लॉज तो होता है, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो होती है इसमें, लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं होता, डिपेंडेंट होता है। जैसे कि व्हेन शी केम होम, व्हेन शी केम होम, अब मेरी बात को समझो, शी आपकी सब्जेक्ट तो है, केम वर्ब तो है, ठीक है, सब्जेक्ट तो है, अरे और वर्ब तो है, तो यहाँ पे आप देखो कि सब्जेक्ट वर्ब तो है इसमें, ठीक है, बट ये इंडिपेंडेंट है, व्हेन शी केम होम। अब इसको जरूरत पड़ेगी प्रिंसिपल क्लॉज की या फिर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सेंटेंस की, तो व्हेन शी केम हो शी एट डिनर, शी एट डिनर। अब ये कंप्लीट हुआ, अब ये कंप्लीट हुआ है, अब जाके कंप्लीट हुआ है, अब ये पूरा एक सेंटेंस है। अब एक सेंटेंस पे दो क्लॉजेस है, एक ये क्लॉज है आपका और एक ये क्लॉज है, तो एक सेंटेंस में बहुत सारे क्लॉजेस हो सकते हैं, पर एक क्लॉज में बहुत सारे सेंटेंसेस नहीं हो सकते, यही डिफरेंस है, बट सेंटेंस और क्लॉज एक ही होता है। आई होप यू अंडरस्टूड माई पॉइंट, ठीक है, चलो, तो यही था सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। आप इसे only finite verb and one independent clause is called simple sentence. For example, this कर, हाँ ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। Okay, a compound sentence is made of two or more independent clauses. Compound sentence क्या होता है, जो टू और मोर मतलब दो और दो से ज्यादा, हमेशा याद रखना, कंपाउंड क्लॉज
दो या फिर दो से ज्यादा क्लॉजेस, और वो भी इंडिपेंडेंट होने चाहिए, डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट नहीं होने चाहिए, तो वो आपका कंपाउंड सेंटेंस होता है। जैसे कि नाइट कम, नाइट आपका सब्जेक्ट, कम आपकी वर्ब, एंड रेन फेल, फिर क्या गिरा, रेन सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फिर वी और वर्ब। ठीक है, समझ रहे हो? तीन आपके दो से ज्यादा क्लॉजेस और सारे इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट कैसे है अच्छे से समझाती हूँ, जल्दी में नहीं चलना चाहती हूँ, आप लोग समझ जाओ। देखो समझना, हाँ। एग्जाम्पल दिया है, बोला है कि कंपाउंड सेंटेंस वो होते हैं जो कि दो और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइट आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है बाबा, कम आना सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद वर्ब, एक क्लॉज हो गया। अब ये एंड आ गया, रेन फेल हेवीली, रेन फेल हेवीली, व्हाट फेल हेवीली, रेन सब्जेक्ट। अच्छा अब ये इंडिपेंडेंट है, अगर नाइट कम ऑन हटा दो, एंड हटा दो, और एंड वी ऑल ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, और ये भी हटा दो, रेन फेल हेवीली इंडिपेंडेंट है। व्हेन रेन फेल हेवीली, अब ये डिपेंडेंट हो गया। तीनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है वो आए हुए हैं, और दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एक ही सेंटेंस में आ जाए तो वो कंपाउंड सेंटेंस बना देते हैं। बहुत आसान है, ठीक है। नाइट कम ऑन, नाइट कम ऑन, एक क्लॉज। रेन, व्हाट फेल हेवीली, रेन फेल हेवीली सब्जेक्ट, फेल मतलब गिरना, एक्शन हुआ, वर्ब, दूसरा क्लॉज। एंड वी ऑल गॉट वेरी वेट, वी ऑल एक सब्जेक्ट, हु ऑल गॉट वेट, वी ऑल गॉट वेट, गॉट वेरी वेट, गॉट होना, होना एक्शन वर्ब, तीन क्लॉजेस है, तीनों इंडिपेंडेंट है। यस मैम इंडिपेंडेंट है। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंपाउंड सेंटेंस अलग होता है बच्चा, बच्चा सॉरी नहीं, आप लोग बच्चे नहीं हो, जो मैं बच्चों को पढ़ाती थी वो आदत पड़ जाती है ना। मतलब कि जब मैं लाइक एसएससी में पढ़ाती थी तो मेरी आदत पड़ गई थी, क्योंकि उससे पहले मैंने ग्रामर पढ़ाई थी लाइक फर्स्ट सेकेंड ईयर को, तो फर्स्ट सेकेंड ईयर को पढ़ाती थी तो ऑफलाइन पढ़ाती थी, तो वहाँ पे लगता था कि हाँ ठीक है। उस पर्टिकुलर टाइम पे मैं थर्ड ईयर नहीं, मैं शायद थर्ड ईयर में थी पता नहीं, तो मैं बोल देती थी अरे बच्चा, अरे अरे बेटा इधर आ, ओह ऐसे ही मतलब है ना। और फिर उसके बाद आदत पड़ गई। फिर जब मैं एसएससी में पढ़ाने आई, बैंकिंग पढ़ाने आई, तो सब मुझसे बड़े थे, लाइक एवरीवन वाज लाइक 25 26 27 28 29 30, तो वहाँ पे मैं बेटा बेटा बच्चा बच्चा करती थी, तो मेरे को कमेंट्स आ जाते थे, मैम आप प्लीज बेटा मत बोलो, बच्चा मत बोलो, हम लोग बच्चे, तो वो दिमाग से निकल जाता था। फिर अभी आदत पड़ी थी बच्चा बोलने की, क्योंकि अभी 12th को ग्रामर पढ़ानी रहती थी, ठीक है। फिर सीएसईटी में फिर बच्चे जो ऑफलाइन बच्चे आते थे सीएसईटी वाले, तो उनको डीप लेवल पे पढ़ाती थी, तो उनको फिर आदत पड़ गई थी नहीं बच्चा नहीं बोल रहा है। अब वापस से एकदम से आवाज वो निकल जाती है, लाइक वो चलता रहता है, फ्लक्चुएशन होती रहती है, तो कभी कभी फ्रेंड्स की जगह बच्चा निकल जाता है, तो ऑफेंड मत होना बस। तो होता क्या है, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज। कंपाउंड सेंटेंस में सारे क्लॉजेस इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जरूरी है कि एक इंडिपेंडेंट नहीं, एक डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए, ठीक है। इसमें सारे क्लॉजेस आपके इंडिपेंडेंट है, सारे क्लॉजेस आपके इंडिपेंडेंट है, प्रिंसिपल क्लॉजेस। कॉम्प्लेक्स अगर कोई होगा सेंटेंस तो उसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज तो जरूर होगा, वरना फिर वो कंपाउंड ही हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, द ह्यूमन ब्रेन नेवर स्टॉप्स वर्किंग अंटिल यू स्टैंड अप टू स्पीक इन पब्लिक। अब ये है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, पेन खराब हो गया इसका, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ओके। हाउ, हाउ दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ऑब्वियस सी बात है। यहां पे आप देखो, ये काट दो बस, ये क्लॉज तो है ना, अंटिल छोड़ो, अंटिल तो एक वो है, वो वाला वर्ड है, कंडीशनल वर्ड है। हु स्टैंड अप टू स्पीक इन पब्लिक, यू सब्जेक्ट, स्टैंड खड़े होना, एक्शन वर्ब,
एक सब्जेक्ट प्लस एक वर्ब, क्लॉज तो है भाई, क्लॉज तो है, फ्रेज नहीं है, क्लॉज तो है। अगर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता तो फ्रेज हो जाता, तो फिर तो मतलब ही नहीं, क्लॉज तो है। लेकिन अंटिल लगा है, अंटिल यू स्टैंड अप टू स्पीक इन पब्लिक, अंटिल यू स्टैंड अप टू स्पीक इन पब्लिक। क्या पूरा सेंटेंस लग रहा है? चाह रहे हो कि आगे सुनना है कि हाँ फिर अब क्या, हाँ बोलो ना आगे क्या, मतलब क्या धमकी क्या दे रहे हो, बोलो अंटिल यू स्टैंड अप इन स्पीक, तो कंप्लीट चाहिए। तो फिर अब इसको किसकी जरूरत है? एक पूरे कंप्लीट सेंटेंस, पूरे कंप्लीट क्लॉज की जरूरत है। द ह्यूमन ब्रेन नेवर स्टॉप्स। तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब। अच्छा ये नेवर वर्ब नहीं है, नेवर को आप कभी भी नेवरिंग नहीं कर सकते, तो ये वर्ब नहीं है, सिर्फ वर्ब को कर सकते हो, स्टॉप, स्टॉप्ड, स्टॉपिंग। तो स्टॉप यहाँ पे वर्ब है, नेवर, नेवर्ड, नेवर्ड, तो नेवर को वर्ब मत समझना, नेवर एडवर्ब है, ठीक है, जो कि मॉडिफाई कर रही है। आई होप समझ में आ गया ना। तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब, तो ये भी भाई इस सब्जेक्ट की इस वर्ब ये भी है, तो ये क्लॉज है, लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो ये इंडिपेंडेंट है। द ह्यूमन ब्रेन नेवर स्टॉप्स वर्किंग, इसको जरूरत नहीं पड़ रही, इसको जरूरत पड़ रही थी। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होते हैं जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज जरूर होता है, ठीक है, या फिर बहुत सारे इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं तो उसमें जरूर एक डिपेंडेंट होगा, तभी वो कॉम्प्लेक्स है, वरना फिर वो पूरा कंपाउंड हो जाता है, ठीक है। Sentences can be constructed using different structures or patterns. The simplest sentence may have a noun or a pronoun in the beginning, the verb in the middle, another noun or its equivalent in the end. Obvious सी बात है। सब्जेक्ट आपकी या तो सब्जेक्ट, सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। द ह्यूमन ब्रेन नाउन, ठीक है, द ह्यूमन ब्रेन नाउन। यहां देखो, नाइट नाउन, रात नाउन ही है। वी प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट्स आर ऑलवेज नाउन और प्रोनाउन, सब्जेक्ट कैन नॉट बी वर्ब, सब्जेक्ट कैन नॉट बी preposition, subject can only be noun or a pronoun. There is only noun or pronoun as a subject in the beginning. Okay, then उसके बाद एक वर्ब तो होती है, सेंटेंस में वर्ब तो होती है, सेंटेंस में बिना सब्जेक्ट वर्ब के सेंटेंस बन ही नहीं सकता, तो वर्ब तो होती है मिडिल में, और वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी नाउन या प्रोनाउन पे खत्म होता है, या फिर उसके इक्विवेलेंट, मतलब उससे मिलता जुलता, ठीक है, तो वो ये बताना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल द बजट, बजट नाउन है भाई, एफएक्स वर्ब है भाई। द स्टॉक मार्केट, मार्केट स्टॉक मार्केट के आगे आर्टिकल लगा है, नाउन्स के आगे ही आर्टिकल लगता है, तो ये भी नाउन है, या इक्विवेलेंट होना चाहिए बोला था। फिर द सेंटेंस स्ट्रक्चर में ऑल्सो भी शोन एज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होते हैं या तो प्रोनाउन होते हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि इट इज आई, हु इज आई, इट इज आई, इट क्या है प्रोनाउन, वर्ब, और आई क्या है प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट या तो नाउन होते हैं या तो प्रोनाउन होते हैं, ऑब्जेक्ट भी नाउन या तो प्रोनाउन होते हैं, और वर्ब होती है या नाउन के इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है, तो ये वो बोल रहे हैं। The structure of an imperative sentence is different. Here the subject is understood. For example, mail this letter is the shorter form of you mail this letter. Imperative sentence वो होते हैं जो ऑर्डर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, या फिर पूछते हैं, तो मेल दिस लेटर, इसको मेल कर दो, तो यू जो है वो अंडरस्टूड है, यू जो है वो अंडरस्टूड है, अगर आप नहीं भी बोलोगे यू तो वो अंडरस्टूड है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये फ्रेज है, ये फ्रेज नहीं है, ये एक क्लॉज ही है, बस जो सब्जेक्ट है उसे लिखा नहीं, वो अंडरस्टूड कर लिया कि हाँ ठीक है, मेल दिस लेटर, ओके। It is important to use varying sentence structures in your writing so that the interest of reader is not lost. हाँ, बहुत जरूरी होता है कि अगर आप अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स को यूज करो, ताकि अगर एक ही उसमें अगर आप यूज कर रहे हो तो फिर वो मजा नहीं आता है रीडर को, ठीक है। Sentence construction is based on the kind of writing in questions. Sentences are also constructed on the basis of complexity of writing. अब कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं? अच्छा, we are coming to an end. I think no, we are not coming to an end. No, we are not. चलो अच्छा, कोई बात नहीं है,
तो आई थिंक हाँ, अब इसका जो हमारा सेंटेंसेस है ये बहुत टाइप के होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हम जो है अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इस लेक्चर में मुझे नहीं लगता कि हम कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज देर आर मैनी 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 पार्ट्स ऑफ इट एंड वी आर लाइक हम लोगों ने लाइक काफ़ी टाइम ले लिया, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। ओके, तो लेट्स डू वन थिंग, इसको हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए हमने आज क्या करा, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करी है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करी है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने कवर करा है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है, कोई डाउट नहीं आया होगा। एंड प्लीज अगर कोई भी डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन और इन द डाउट बॉक्स और डाउट सेक्शन, मैं श्योरली उसको हेल्प करूंगी। बाकी थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू। बीच बीच में कॉल्स आ रही थी, अभी भी आ रही है, बट एक कॉल थी जो इम्पोर्टेंट थी वो उठा ली, बाकी कॉल्स नहीं उठाई, ठीक है, बिकॉज यू गाइज आर इम्पोर्टेंट एंड योर एग्जाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसको भी हम उतने डीप में कवर करेंगे जैसे हमने बाकी सारे चैप्टर्स को करा था। तो बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू गाइज। हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, एंड तब तक आप लोग इसको अच्छे से पढ़ना, रिवाइज कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी परेशानी आए तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू। तो बाय बाय बाय, टेक केयर एंड टाटा।